8:14 कहानी अब आगे। रेहान एकदम से हड़बड़ा कर जूली का हाथ पकड़ घबराते हुए कहता है, जूली ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता नहीं चला जो अपने ही नाखूनों से हाथ में चोट लगा ली। आओ बैठो यहाँ पर, मैं इस पर पट्टी कर देता हूँ। रेहान बेबी मैं ठीक हूँ, ये बस छोटा सा चोट है, बस ठीक हो जाएगा, तुम इतने परेशान मत हो, मन ही मन बोली। फिलहाल टेंशन तो मुझे इस बात की है कि अगर कुछ दिन भी तुम्हारे साथ और रही तो वो पक्का तुम्हें अपने वश में कर लेंगी, जो कि मैं होने नहीं दे सकती क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। रेहान जूली को फिर से किसी सोच में खोए देख उसे हिलाते हुए बोला, क्या यार जूली तुम ये रह रह कर क्या सोचने लग जाती हो? कोई बात है क्या? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं नहीं बेबी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं यही सोचकर थोड़ा सैड हो रही थी कि मुझे तुम्हारे पास से वापस घर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बेबी, प्लीज कुछ ऐसा करो ना जो मैं कुछ दिन यहाँ पर तुम्हारे साथ रह सकूँ प्लीज। जूली की अटपटी बात सुनकर रेहान एकदम से बोल पड़ा, ये तुम क्या बोल रही हो जूली, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मॉम कभी भी नहीं मानेंगी तुम्हारे यहाँ रहने के लिए, और अभी अभी मॉम तुम्हें पसंद करना शुरू की है। अब कुछ ऐसा मत करो जिससे कि उनके नज़र में तुम खराब हो जाओ प्लीज यार। उद्धरण चिन्ह। जूली झुंझलाते हुए रेहान से बोल पड़ी, वाह रेहान, एक तो मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर रहना चाह रही हूँ, और एक तुम हो कि जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे साथ होने या ना होने से। ऐसी बात नहीं है जूली, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? और ये हर बात पर गुस्सा होना क्या जरूरी है? रेहान अभी जूली को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी नयनतारा कमरे में आते हुए प्यार से बोली, अरे भाई यहाँ पर कौन किसे क्या समझा रहा है, जरा हमें भी बताओ। नयनतारा की आवाज़ सुनते ही रेहान झट से उनकी तरफ मुड़ते हुए बात बदल बोल पड़ा, नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं। रेहान अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही जूली नयनतारा के पास जाते हुए बोली, देखिए ना आंटी, मैं रेहान से बोल रही थी कि कुछ दिन मैं यहाँ रुक जाती हूँ। वैसे भी अभी हमारे हॉस्टल में छुट्टी चल रही है, पर यह है कि मेरी बात सुनता है नहीं है, उल्टा मुझे ही बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ। क्या सच में आंटी मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अरे रेहान तुम जूली से ऐसा क्यों बोले? अगर वो यहाँ पर रहना चाहती है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? वैसे भी वो इस घर की होने वाली बहू है, और रही बात समाज की तो वो यही समझेंगे कि जूली अपनी बहन के घर रहने आई है। जूली बेटा तुम यहाँ पर रह सकती हो। रेहान समझ नहीं पा रहा था कि यूँ अचानक से मॉम को हो क्या गया है जो वो जूली को हर बात के लिए हाँ बोले जा रही है, उसे इतना मान रही है जबकि जूली की हरकत सही नहीं है, लेकिन वो मॉम से पूछ नहीं पा रहा था ये बात। अच्छा मॉम आप जूली के साथ बातें कीजिए, तब तक मैं रिचा को ये कपड़े देकर आता हूँ। वो बाजार से आते वक्त उसके लिए भी एक कपड़े ले लिया था। हाँ हाँ तुझे कहाँ मेरी बात समझ में आती है, जो हम तुम्हें कुछ समझाएंगे। लेकिन जूली ये बात पचा नहीं पा रही थी कि उसका रेहान उसके बहन के लिए भी कपड़ा लाया है, और इसीलिए वो झट से दौड़कर रेहान के हाथ से वो थैला लेते हुए बोली, नहीं रेहान ये कपड़े मैं लूंगी, मुझे बहुत पसंद है, और वैसे भी मुझे साड़ी तो पहननी है, नहीं तो तुम एक काम करो कि ये साड़ी दे दो और ये कपड़े आए रख लेती हूँ। क्यों आंटी, ये कपड़े मुझ पर अच्छे लगेंगे ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ रेहान बेटा, वैसे भी जूली आजकल की मॉडर्न लड़की है, वो कहाँ ये साड़ी पहनेगी। तुम एक काम करो, इसे उस लड़की को ही दे दो, वैसे भी उसे भी साड़ी पहननी तो नहीं आती है, पर फिर भी जो कपड़े जूली को पसंद आए हैं उसे वो दे दो और बाकी बचा उस लड़की को दे आओ। उद्धरण चिन्ह। नयनतारा इतना बोल जूली की तरफ मुड़ उसके साथ बात करने लगी, लेकिन पीछे खड़ा रेहान मन ही मन बोला, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है, वो रिचा के साथ इतना खराब बिहेव क्यों करने लग गई, जबकि वो उसे कितना पसंद करती थी, पर एक शादी वाली बात जान उनके दिल में उसके लिए इतना नफरत कैसे आ सकता है? और एक वो है जो हर बात को बार बार इग्नोर करती रहती है। अब तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि मेरे उसके गले में मंगलसूत्र डालने से उसकी जान तो बच गई, पर उसकी लाइफ में सारी खुशी खत्म हो गई और बची तो सिर्फ लोगों की नफरत। रेहान को अब रिचा के लिए बहुत बुरा लगने लगा था कि उसके साथ सभी इतने बुरे बर्ताव क्यों करते हैं। इधर रिचा किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा रही थी। सीढ़ी से उतर रिचा के कमरे की तरफ जा रहे रेहान ने जब रिचा को काम करते हुए देखा तो वो उसके पास जाते हुए बोला, रिचा ये सब तुम क्यों कर रही हो? रहने दो, मॉम कर लेंगी। उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ अगर मैंने ही कर दी तो? वैसे भी सारा घर का काम आंटी खुद ही करती है, कोई मेड भी नहीं रखी है उन्होंने, वो थक जाती होंगी, और जब मैं यहाँ पर हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है तो इस खाली वक्त में मैं उनकी कुछ हेल्प ही कर देती हूँ। रेहान रिचा की बात सुन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला,
पर तुम ये सब कर रही है, अगर मॉम ने देख लिया तो वो बेकार में तुम्हें उल्टा सुना देंगी, इससे बेहतर यही है कि तुम ये सब रहने दो। उद्धरण चिन्ह। रेहान तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि उन्होंने मुझे ऊपर जाते हुए काम करते देखा था पर कुछ बोली नहीं, इसका मतलब उन्हें मेरा काम करना बुरा नहीं लगा। क्या मॉम ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा? उद्धरण चिन्ह। रेहान के सवालों का ऋचा को जवाब देती उससे पहले ही पीछे से नयनतारा सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, हाँ तो ये लड़की जब तक इस घर में है तब तक इसे सारा काम करना पड़ेगा, इसमें हम इसे कुछ क्यों कहने लगा भला? अब क्या ये यहाँ मुफ्त का रोटी तोड़ती रहेगी और हम इसके लिए खाना पकाएंगे? इतना कटु बात रेहान अपनी मॉम के जुबान से सुन बिल्कुल स्तब्ध हो गया था और कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि ये उसी की मॉम बोल रही है जो ऋचा से पहले कोई काम नहीं करवाती थी। मॉम पर आप कब से ऐसा सोचने लगी? आप तो सारा काम खुद अपनी मर्जी से करती है ना, वरना हम मेड रखने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि आप ऋचा से ही सारे घर का काम करवाने लग जाओ, वो कोई मेड थोड़ी ना है। उद्धरण चिन्ह। रेहान तुम अब इस लड़की के लिए हमसे बहस करोगे? वाह, इसे आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं इस घर में और इसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वाह ऋचा, तुमने क्या अच्छी पट्टी पढ़ाई है मेरे बेटे को जो इतने से ही दिनों में अब तुम्हारी तरफदारी करते रहता है। ऋचा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच कोई कलेश हो, इसीलिए रेहान के पास जाकर बोली, प्लीज रेहान, मैं ये सब खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ और ये सब तो सारे घर के ही काम है, इन्हें करने से मैं मेड थोड़ी ना हो जाऊंगी, तुम क्यों बेकार में बात को बढ़ा रहे हो, बस करो। लेकिन रेहान उस वक्त बहुत गुस्से था, इसीलिए वो ऋचा को एकदम से गुस्से से डांटते हुए बोला, तुम तो चुप ही रहो ऋचा, कर चुपचाप चलो मेरे साथ, मैं कल ही घर में मेड रखवा देता हूँ। मॉम की हेल्प के लिए कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की, तुम यहाँ और 1 साल के लिए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ की नौकर बन गई हो, समझी? अब चलो। उद्धरण चिन्ह। रेहान ऋचा का हाथ पकड़ एकदम गुस्से में वहाँ से चला गया। रेहान गुस्से में था, इसी वजह से ऋचा थोड़ा डर गई और उससे कुछ भी नहीं बोल पाई, बस चल दी उसके साथ। ये सारा नज़ारा ऊपर खड़ी जुली देख देख मुस्कुरा रही थी और खुद में बोली, वाओ नोट बैड। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि यहाँ पर अगर सभी ने दी को रेहान की वाइफ एक्सेप्ट कर लिए तो फिर मेरा रेहान मुझसे छीन जाएगा, पर यहाँ पर तो पूरा का पूरा नज़ारा ही अलग है। दी को ऑन्टी मेड बनाने पर तुली है, चलो अभी तक तो ऑन्टी ही थी इन्हें सबक सिखाने के लिए, अब मैं भी यहीं पर रह इन्हें ये याद दिलाऊंगी कि इस घर पर और रेहान और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ ये मंगलसूत्र पहन लेने से वो उसका नहीं हो जाएगा। इतना बोल जुली पाया पर जोर से अपना हाथ पटकते हुए वापस कमरे में चली जाती है। इधर रेहान ऋचा को उसके कमरे में ला सामने खड़े करते हुए गुस्से से बोलता है, तुम क्या सच में बेवकूफ़ हो या फिर दिमाग ही खराब है तुम्हारा? बोलो क्यों रेहान, अब क्या कर दिया मैंने और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। अच्छा तो अब मुझसे डर लग रहा है? तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम क्या इस घर की मेड हो? रेहान तुम फिर से वही बात शुरू कर दिए। अरे मैंने बोला ना कि वो सब मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही थी, इसमें मेड वाली कौन सी बात हो गई? रेहान ऋचा की बात सुन गुस्से से उसके दोनों बाह को कसकर पकड़ उसे बेहद अपने करीब खींच लेता है और उसके चेहरे के एकदम करीब जा उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, आज के बाद से तुम घर के ये सारे काम अकेली नहीं करोगी, समझी? अगर मॉम की हेल्प की बात है तो वो कर सकती हो और अगर मॉम के कहने पर सारे नौकरों की तरह काम करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उद्धरण चिन्ह। रेहान के इतने करीब आने से ऋचा के दिल की धड़कन जोर जोर धड़कने लगा था, उसके सारे शरीर एकदम गर्म से लाल होने लगे थे। वो खुद की सूध खो रही थी पर फिर एकाएक वो रेहान से पूछ बैठी, पर तुम मुझे काम करते देख इसने गुस्से क्यों हो गए? क्या फर्क पड़ता है कि मैं नौकरों वाली ही काम करूं तो क्या रिश्ता ही है हम दोनों का? तो फिर किस हक से तुम मुझे डांट रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ऋचा रेहान को अपने इतने करीब पा बहुत नर्वस हुई जा रही थी। रेहान उसे इतना डांट रहा था और बातें समझा रहा था, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रही थी क्योंकि वो रेहान की मौजूदगी से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप के फीलिंग्स पर काबू करते हुए धीरे से बोली, रेहान प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। ऋचा अपनी नजरें नीचे किए हुई ये बात बोली। उसके बोलते ही रेहान को इस बात का अंदाजा हुआ कि वो ऋचा के कितने करीब है और ये बात महसूस होते ही वो झट से ऋचा के दोनों बाहें छोड़ जल्दी से अपने कदम कुछ पीछे हटा नर्वस से अपने बालों में हाथ फेरने लगता है और कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है, आई एम सो सॉरी, वो मुझे गुस्से में समझ में ही नहीं आया कि मैं कब तुम्हारे इतने पास जा पहुंचा, बट मेरा कोई भी इंटेंशन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराने का नहीं था सच में। उद्धरण चिन्ह। ऋचा नजरें झुकाए हुई ही बोली, कोई बात नहीं, पर आगे से इस बात का जरा ध्यान रखना,
तुम मेरी बहन के होने वाले पति हो, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ इस तरह देख लिया तो बेकार में तुम दोनों के बीच गलतफहमी आ जाएगी और एक बार ना चाहते हुए फिर से मैं अपनी बहन के दुखों की वजह बन जाऊंगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। हम आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, मैं इन सब बातों के चक्कर में असली बात करना तो भूल ही गया। उद्धरण चिन्ह। असली बात मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे यार, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है जो तुम इतना गंभीर हो गई। वो आज मार्केट गया था तो मैंने तुम्हारे लिए भी एक कपड़े ले लिए, पर वो कपड़े जूली को पसंद आ गया और वो ले ली और तुम्हारे लिए ये साड़ी ही बच पाया। ये बात रेहान थोड़ा उदास भरे आवाज में बोला, पर उसके चेहरे को देख ऋचा बहुत मुस्कुरा पड़ी और खुशी से बोली, क्या तुम मेरे लिए ये साड़ी लाए हो? सच बताओ तो ये साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ, मुझे पहननी तो नहीं आती है, पर आंटी ने एक बार पहनाना सिखाया था तो मैं एक बार इसे ट्राई जरूर करूंगी। अगर तुम बोलो तो मैं ये साड़ी ले लूं। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में तुम्हें ये अच्छी लगी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अब ये इतनी खूबसूरत है तो पसंद तो आएगी ही ना। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी बहन की शॉपिंग में तो बहुत मदद कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, अब चलो रहने भी दो, इतना मुस्का लगाने की जरूरत नहीं है। उसे मेरी पसंद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रेहान ये बोल जैसे ही जाने लगा तभी ऋचा पीछे से बोल पड़ी, रेहान। उद्धरण चिन्ह। रेहान ऋचा की आवाज सुनते ही दरवाजे पर से ही मुड़ बोला, अब क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो तुमने मेरे लिए इतनी प्यारी साड़ी लाई है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल ऋचा उस साड़ी को दौड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास जा अपने शरीर हर एंगल से रख रख कर देखने लगी और बहुत ही मासूम मासूम सी पोज देने लगी, जिसे दरवाजे पर खड़ा रेहान देख देख कर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बोल रहा था, सच में कितनी सीधी है ये, एक साड़ी से देने से इतनी खुश हो गई जैसे मानो मैंने इसे क्या दे दिया हो। जब पहली बार इससे मिला था तो उस वक्त भी ये मुझे इतनी ही मासूम लगी थी, पर बीच में शायद मैंने ही इसे गलती समझ लिया था, मैं भी ना। उद्धरण चिन्ह। ऋचा खुद को शीशे में देख रही थी, तभी उसे पीछे खड़े रेहान दिखा तो उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब से हो गए और वो पीछे मुड़ बोली, तुम अभी तक यहीं पर हो गए नहीं? उद्धरण चिन्ह। रेहान ऋचा की बात सुन एकदम हड़बड़ा कर बोल पड़ा, हाँ वो मैं जा ही रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये बोल झट से वो कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद ऋचा वहीं शीशे के पास खड़ी खुद को शीशे में देखती हुई बोली, ये मुझे हो क्या रहा है? रेहान के पास आने से मेरा दिल इतना जोर जोर क्यों धड़कने लगता है और मुझे उसके पास आने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बात मैं किससे पूछूं? एक जूली थी जो मेरे हर सवाल का जवाब बता दिया करती थी, पर अब तो वो भी मुझसे रूठ कर बैठी हुई है। ये सब सोच ऋचा उदास हो बेड पर आकर बैठ गई। इधर जूली रेहान के कमरे में इधर से उधर उछल उछल कर सारे सामान को उठा उठा देखती, फिर वहीं रख देती थी और खुश होते हुए खुद में ही बोलती, अरे यार, ये रेहान तो बहुत अमीर है। मुझे पता तो था कि वो अमीर है, पर इतना ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं करा था। जब मेरी रेहान से शादी हो जाएगी उसके बाद ये सारा का सारा घर मेरा हो जाएगा और फिर मैं खूब शॉपिंग किया करूंगी। अभी आंटी तो खुद से सारा काम करती है घर का, मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। अरे इतना पैसा रहते हुए मैं क्यों करूंगी? काम करूंगी, 2-4 मेड रख लूंगी। जूली अपने लाइफ के बारे में एक अलग ही ख्याली प्लाव पका रही थी और इसीलिए उसे ये सूद नहीं था कि कब नयनतारा उस कमरे में उसके पास आकर बैठी हुई है। जब जूली खुद में बरबारते हुए अपने दाएं तरफ मुड़ी सामने नयनतारा को बैठी देख एकदम से खड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आंटी आप यहाँ कब आए? वो मैं, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं जूली बेटा, तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठ जाओ। वो मैं तुम्हें ही खाने को बुलाने आई थी, लेकिन तुम कुछ सोच रही थी तो बस इसीलिए डिस्टर्ब नहीं की। नयनतारा इतने नॉर्मली उससे बात की। ये बात सुन जूली एक राहत भरी सांस लेते हुए मन ही मन बोली, थैंक गॉड आंटी ने मेरी बातें नहीं सुनी, वरना ये मेरी शादी होने से पहले ही तुड़वा देती। तुझे भी अपने सपने पर थोड़ा काबू रखना होगा जूली, वरना तेरे लिए ही बुरा होगा। उद्धरण चिन्ह। जूली फिर से खड़े खड़े सोच में पड़ गई। ये देख नयनतारा उसके बाह को हल्के से हिलाते हुए बोली, जूली बेटा अब क्या तुम सारा वक्त यहीं पर खड़ी रहने वाली हो? चलो चलकर खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। जूली हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ आंटी चलिए ना, मैं तो बस ऐसे ही। उद्धरण चिन्ह। जूली नयनतारा के साथ कमरे से चली गई। इधर जब शाम काफी रात तक जूली वापस घर नहीं लौटी तो जमुना थोड़ा उसके बारे में फिक्र करते हुए यशोधर के पास जा बोली, जी जूली अभी तक वापस अपने दोस्त के घर से नहीं आई है, देखिए ना कितना लेट हो गया है। क्या जूली अभी तक घर नहीं आई है? पर आप उसे जाने ही क्यों दी अकेली? आपको पता है ना कि आजकल बाहर का जमाना कैसा है। फिर भी
आप कभी हमारी बात समझती ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सुनिए ना जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप एक बार बाहर जाकर देखिए ना, वो अपने दोस्त के घर पर ही है या निकल गई है। पहले आप उसे कॉल कीजिए, फिर हम देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। जी हम उसे कितना बार कॉल कर चुके हैं, फोन रिंग जा रहा है पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है, इसीलिए हमारा मन बहुत घबरा रहा है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यशोधर को ये पता चलता है कि जूली अपना भी नहीं उठाती है तो वो भी बहुत परेशान हो गई और हड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा आप रुकिए, एक बार हम उसे कॉल करके देखते हैं, फिर हम उसकी दोस्ती के घर जाकर पूछते हैं। आप परेशान मत होइए, उसे कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यशोधर इतना बोल झट से अपना मोबाइल उठाया और जूली का नंबर डायल कर कान पर लगा लिया, पर जैसे ही रिंग हुआ जूली कॉल रिसीव करते हुए उधर से बोली, हेलो पापा। उद्धरण चिन्ह। जूली की आवाज़ सुनते ही यशोधर हड़बड़ाते हुए पूछ पड़ा, जूली बेटा तुम कहाँ पर हो? तुम्हारी मॉम इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रही थी पर तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? तुम हो कहाँ बेटा? उद्धरण चिन्ह। पापा पापा पहले आप रुकिए तो मैं आपको सब बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अच्छा बोलो, हम चुप हो गए, अब तो बताओ। उद्धरण चिन्ह। पापा मैं अपने दोस्त के घर पर ही हूँ और वो मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया था, इसी वजह से मैं मम्मा का कॉल रिसीव नहीं कर सकी थी। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं तुम्हें लेने। इतनी रात हो गई है, तुम अकेली घर आने के लिए मत निकलना। यशोधर ये बोल फोन रखने ही वाले थे कि तभी जूली हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं पापा आप मत आना। नहीं आना मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अब कुछ दिनों तक अपने दोस्त के घर ही रहने वाली हूँ। वैसे भी मुझे घर में मन नहीं लगता है और ना ही अब दी है जिसके साथ रहने में मन लगता था, और अभी हॉस्टल में भी छुट्टी ही है, तो मैं अब कुछ दिनों तक रूहानी के घर की रहने वाली हूँ। आप मॉम को बोल दीजिएगा और हाँ पापा उन्हें समझा भी दीजिए, वरना वो बहुत परेशान हो जाती है। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन हर दिन तुम एक बार कॉल कर देना, नहीं तो हमें टेंशन हो जाती है ना। हाँ पापा, मैं डेली कॉल कर दूंगी, फिलहाल मैं खाने जा रही हूँ, आंटी बुला रही है। अच्छा ठीक है, आराम से खाकर सो जाना, गुड नाइट, अब हम कॉल रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। गुड नाइट पापा। जूली कॉल रखते ही खुद में धीरे से बोली, मुझे माफ कर देना पापा, पर इस वक्त मैं रेहान के घर और रह रही हूँ, ये बात मैं आप दोनों से नहीं बता सकती। आप दोनों दी के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको मेरी तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही है, और अगर मैं आपको अपनी तकलीफ बताऊंगी भी तो आप उसे समझने की बजाय मुझे ही समझाने लगेंगे। इधर जमुना एकदम से बोले जा रही थी, जी बताइए ना कहाँ है जूली? वो हमारा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। श्रीमती जी आप पहले शांति से बैठ जाइए और अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, क्योंकि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो उसका मोबाइल साइलेंट हो गया था, इसी वजह से आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाए। और हाँ उसने कहा है कि वो कुछ दिनों तक रूहानी के घर पर ही रुकेगी क्योंकि उसे यहाँ अकेले मन नहीं लगता है। पर जी आपने उसे ऐसे कैसे किसी के यहाँ रुकने की मंजूरी दे दी? श्रीमती जी वो उसकी दोस्त है और इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आप तो जानती ही है कि जब से ऋचा गई है इस घर से जूली खुद को बहुत अकेली महसूस करने लगी है, और इसीलिए वो कितनी चिड़चिड़ी भी हो गई है। उसे कुछ दिन अपने दोस्तों के बीच में रहने दीजिए, माहौल बदलेगा तो उसका मन भी शांत होगा। यशोधर की बात सुन जमुना कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सा ही भाव दिखाई दे रहा था जिसे वो यशोधर से नहीं बता पा रही थी। इधर नयनतारा जूली को ले खाने के लिए चली गई, वहां राजेश भी पहले से ही मौजूद थे, इसी वजह से रेहान नहीं आया था। तभी जूली बोली, अरे आंटी ये रेहान अभी तक खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आया? एक काम करती हूँ, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जूली ये बोल अपने कुर्सी पर से उठ जाने ही वाली थी कि तभी नयनतारा मुस्कुराते हुए बोली, जूली बेटा तुम उसके बारे में मत सोचो, वो खाना नाश्ता सब कुछ अपने ही कमरे में करता है, मैं उसे खाना वहीं दे आती हूँ, तुम खाओ ना। उद्धरण चिन्ह। क्या रेहान अपने कमरे में ही नाश्ता करेगा? तो एक काम करती हूँ आंटी, मैं भी उसी के कमरे में जाकर नाश्ता कर लेती हूँ, भले उसे कंपनी भी मिल जाएगी, वैसे भी यहाँ आप लोगों के साथ बैठकर खाने में मुझे मन भी नहीं लगने वाला है। ये बात बोल वो अपना खाने का प्लेट उठा बिना किसी के हामी के इंतजार किए रेहान के कमरे में की तरफ चल दी। उसे इस तरह का बिहेव करते हुए देख राजेश को थोड़ा उस पर गुस्सा सा आ गया और वो गुस्से में नयनतारा की तरफ देखते हुए बोले, आपको क्या हो गया है श्रीमती जी? इस लड़की को आपने रेहान की पत्नी बनाने के लिए मान गई है? अरे इसे तो हमारी अभी भी फिक्र नहीं है, जब शादी कर लेगी तो भगवान ही जाने की हमें पहचानेगी भी या नहीं। हमें इसके हाव भाव बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। हम अभी भी बता रहे हैं आपको कि हमारे रेहान के लिए ऋचा से अच्छी लड़की और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है, लेकिन आप अपने गुस्से की वजह से इसे अपनी बहू बनाने के बारे में सोच ली है, ये बात हम जानते हैं।
राजेश इतना बोल चुपचाप खाने लगा, लेकिन नयनतारा पलटकर एक भी शब्द नहीं बोली, बस उनके तरफ देखते हुए एक गहरी सांसें ले मन ही मन कुछ तो सोच रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। जैसे ही जूली सीधी के पास पहुंची ऊपर जाने के लिए, तभी वो वहीं रुक गई और थोड़ा हैरानी से सामने से आ रहे एक साथ ऋचा और रेहान को देखने लगी। अभी तो आंटी बोली कि रेहान खाना होकर फिर नाश्ता सब अपने कमरे में ही करता है, तो फिर ये दी के साथ नीचे क्यों आ रहा है? जाकर पूछती हूँ इससे। उद्धरण चिन्ह। कुछ दूर जाने के बाद जूली हाथ में प्लेट लिए रेहान के पास जा बोली, रेहान तुम तो अपने कमरे में खाने वाले थे ना, तो फिर ये नीचे कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वहाँ पर ऋचा ने ज्यादा इंसिस्ट किया तो मैं मान गया, चलो। उद्धरण चिन्ह। जूली ने जैसे ही इतनी बात सुनी कि रेहान ऋचा के कहने पर मान गया है, एकदम से जल भून गई और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर ऋचा को घूरने लगी। इस पर ऋचा बोली, वो मैंने तो बस तुम्हें समझाया, अगर तुम्हें मेरी अब तो सही लगी तो अच्छा ही है ना। रेहान वहां से आगे बढ़ गया, ऋचा भी उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन जूली इनके बढ़ रही नज़दीकियों से बहुत इरिटेट हो रही थी और इसी गुस्से में वो अपना लाए खाने का प्लेट को जमीन और फेंक दी और अपने दोनों हाथ को एक दूसरे से मलते हुए पकड़ खुद में बोली, बस दी, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब आपको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पानी सर के ऊपर से जाने लगा है, मुझे कुछ ऐसा करना ही होगा जिसके बाद रेहान खुद ब खुद आपसे दूर हो जाए। और रही बात रेहान की, तो इतना तो मैं उससे जानती ही हूँ कि उसे किस बात से नफरत है और किस बात से मोहब्बत। ये बोल एकदम आंखों को बड़ी बड़ी कर गहरी सांस लेते हुए एकदम चुप हो गई। इधर जब रेहान डाइनिंग टेबल के पास जा कुर्सी पर बैठते हुए नयनतारा से बोला, मॉम मेरा भी प्लेट लगा दो। उद्धरण चिन्ह। ये बात बोलते ही एक तरफ नयनतारा तो दूसरे तरफ राजेश दोनों आंखें फाड़ फाड़ उसके तरफ देखने लगा और फिर आपस में एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इस पर रेहान बिना देखे हुए दोनों से बोला, अब आप दोनों मुझे इस तरह घूरना बंद कर दीजिए, अगर आपको मेरे साथ खाने में प्रॉब्लम है तो मैं वापस अपने कमरे में चला जाता हूँ। ये बात रेहान राजेश की तरफ देखते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की, तुम यहाँ पर बैठकर खा सकते हो। श्रीमती जी रेहान का प्लेट लगाइए। ये बात बोलते हुए राजेश के आंखों में खुशी के आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे वो संभाले हुए थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी लगाते हैं अपने बेटे के लिए खाना। उद्धरण चिन्ह। दोनों को इतना खुश देख रेहान को थोड़ा अजीब लगा और वो ऋचा की तरफ थोड़ा हैरानी से देखने लगा, लेकिन ऋचा उसे देख एक हल्की और प्यारी सी स्माइल दे दी। ये सब ऊपर खड़ी जूली देखे ही जा रही थी और वहीं से मन ही मन बोली, आज जितना खुश होना है दी तुम्हें हो लो, क्योंकि कल खुश होने के लिए तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं बचेगी। ये मंगलसूत्र रेहान ने तुम्हारे गले में इसीलिए डाली थी ना कि तुम जिंदा रह सको, पर अफसोस कि ऐसा अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक अब रेहान पूरी तरीके से तो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने उसके मन में टटोल लिया है। कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट फीलिंग्स आ गई है, जिसे अब तुम्हारे मरने के बाद ही खत्म हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग खाना खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए। राजेश का कमरा। नयनतारा जब कमरे में दरवाजा ग बेड की तरफ बढ़ी तो बेड पर बैठे राजेश को खुद में खुश देख मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है जी, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, इस खुशी की क्या वजह है? उद्धरण चिन्ह। श्रीमती जी आज जब डाइनिंग टेबल पर रेहान खाना खाने खुद चल कर आया तो उस वक्त हमारे अंदर कितनी खुशी उठी थी, ये बात मैं अपने जुबान से बयां नहीं कर सकता हूँ। इतने सालों के बाद आज जाकर वो हमारे साथ बिना किसी बहस के बैठकर खाना खाया था, ये बात हमें सोच सोचकर बेहद खुशी हो रही है। इस बात से तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है जी, विश्वास ही नहीं हो रही है अपनी आंखों पर कि रेहान सच में आपके साथ बैठकर खाना खाया। पर हमें पता है श्रीमती जी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की वजह से संभव हो पाया है। अब तो हमें यकीन होने गया है कि धीरे धीरे कर वो बच्ची हमारे बेटे को से मिलवा देगी जो इतने सालों से हमसे दूर है। राजेश ऋचा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, पर उसके बारे में नयनतारा ने एक भी शब्द प्यार के नहीं बोले, बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही और फिर अपने बेड की तरफ जा सो गई। इधर रेहान जब अपने कमरे में गया तो पीछे से ऋचा दरवाजे को हल्के से खटखटाते हुए बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ रेहान? उद्धरण चिन्ह। ऋचा की आवाज सुनते ही रेहान झट से दरवाजे के तरफ मुड़ गया और बोला, अरे ऋचा तुम आ जाओ ना, पूछ क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात सुन ऋचा थोड़ा चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो तुम ही ना बोले थे कि बिना तुम्हारी मर्जी के इस कमरे में नहीं आ सकती हूँ, तो बस इसीलिए पूछ ली। उद्धरण चिन्ह। ऋचा की बात सुनते ही रेहान अपने सर का बाल अपने हाथों से सहलाते हुए थोड़ा गिल्ट भरे आवाज़े बोला, वो ऋचा, आई एम सॉरी,
उस वक्त मैं तुम्हें गलत समझता था, पर तुम गलत नहीं थी, बल्कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान थोड़ा गिल्ट फील कर रहा था। ये देख ऋचा उसे नॉर्मली फील कराने के लिए थोड़ा चहकते हुए आगे बढ़ कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी अचानक से उसके पैर कापेट में फंस जाते हैं, जिस वजह से वो सीधे रेहान के बाहों में जा गिरती है और रेहान जमीन पर। एक बार फिर इन दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने लगती है और दोनों एक दूसरे में इस कदर खो जाते हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। रेहान को ये ख्याल भी नहीं रहता है कि जूली कमरे में आ चुकी है। जूली कमरे में आई तो थी रेहान से मिलने, पर यहाँ का नज़ारा देख उसका खून खोल उठता है और अपने अपने गुस्से को किसी तरह काबू कर पाने हाथ को मारूते हुए धीरे से खुद में बोली, आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी दिदू। छिप, पर कोई बात नहीं, मैं आपको इस दुनिया से बहुत जल्द ही विदा करने वाली हूँ, जिसके बाद आप आराम से स्वर्ग में बैठकर मेरे और रेहान की शादी होते हुए देखना और खुश होना। उद्धरण चिन्ह। ये बोल अपने पैर को पटक वहां से जाने लगी। जैसे ही वो अपनी पैर को पटकी, एकाएक रेहान और ऋचा वापस संस में लौट गए और खुद को एक दूसरे के करीब दकर झट से अलग होते हुए खड़े हो गए। आयु ऑक, क्या तुम ठीक हो? और ये क्या, तुम तो हमेशा गिरती पड़ती ही रहती हो। आई एम सॉरी, वो पता नहीं, शायद मेरा पैर कापेट में फंस गया था, बस इसीलिए गिर पड़ी, पर अभी मैं ठीक हूँ। तुम वो सब छोड़ो और ये बताओ, सच बताना, आज क्या तुम्हें राजेश अंकल के आंखों में खुद के लिए कोई प्यार नहीं दिखा? अच्छा, प्यार ना सही, केयर भी नहीं दिखाई दी? प्लीज रेहान, सच बोलना। ऋचा के पूछने पर रेहान दूसरे तरफ मुड़ गया और बात को बदलते हुए बोला, वैसे तुम जानती हो ऋचा, आज मेरे प्रोजेक्ट का सारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। प्लीज रेहान, तुम मुझसे इस तरह नजरें नहीं चुरा सकते हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि जब तुम नीचे खाने जाओगे तो तुम्हें जो फील होगी वो मुझे बताओगे। क्या सच में अंकल के लिए तुम्हारे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है? वो दिन याद करो रेहान, जब तुम उन्हें अपने पापा उन्हें मानते थे और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आंटी से उनसे शादी करी थी। प्लीज ऋचा, मैं इन सब के बारे में इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें इस वक्त इसी बारे में बात करनी है तो प्लीज, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। रेहान बस इतना ही बोला और कान में किसी को मोबाइल पर कॉल कर निकल गया। ऋचा उसे रोकते ही रह गई, पर वो नहीं रुका। रेहान के कमरे से चले जाने के बाद ऋचा वहीं उदास खड़ी रह गई। अगली सुबह रेहान का घर। सुबह सुबह नयनतारा उठकर पूजा पाठ कर मंदिर से बाहर ही निकल रही थी, तभी उनके हाथों से प्रसाद वाली थाल अचानक से ही गिर जाता है। प्रसाद का थाल छूटते ही नीचे फर्श पर गिर पूरा का पूरा बिखर जाता है। ये देख नयनतारा एकदम से घबरा जाती है और झट से फर्श पर बैठकर सारे प्रसाद को अपने दोनों हाथों से उठाने लगती है और खुदे बरबराते हुए कहती है, हे भगवान, ये प्रसाद कैसे गिर गई हमारे हाथों से? इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह भगवान का प्रसाद हाथ से गिर जाना शुभ संकेत नहीं है। हे प्रभु, हमारे परिवार की रक्षा करना। अभी नयनतारा घबराए हुए भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी पीछे सीढ़ियों से उतरते हुए रेहान का पैर सीढ़ी पर स्लिप कर गया और वो गिरने ही वाला था कि तभी ऋचा पीछे से उसकी शर्ट पकड़कर ऊपर खींच लेती है। रेहान गिरने वाला होता है, इसीलिए उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो आवाज़ सुनते ही नयनतारा झट मुड़कर पीछे देखने लगती है और जब अपने बेटे पर मुसीबत देखती है तो बहुत डर जाती है और दौड़कर उसके पास जाने लगती है। बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं? एकदम से घबराए हुए रेहान के बालों में अपना हाथ फेरे, कभी इधर देखते तो कभी उधर, और बार बार यही सवाल रेहान से पूछे जाते। अपनी मॉम को इतना घबराए हुए देख रेहान उन्हें शांत करता हूँ बोला, प्लीज मॉम, आप इतना पैनिक क्यों हो रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आपके सामने बिल्कुल अपने पैरों पर अच्छा भला खड़ा हूँ, फिर भी आप इतना परेशान हो रही है। तू चुप कर, तुझे देखकर चलना चाहिए था ना। अगर अभी कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वो तो भला हो ऋचा का जो इसने तुम्हें गिरने से बचा लिया, वरना आज। उद्धरण चिन्ह। रेहान और ऋचा दोनों एकदम हैरान हो गए। जैसे ही नयनतारा के मुंह से हड़बड़ाहट में ऋचा के लिए तारीफ निकल गई, ये सुनते ही रेहान थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलता है, अरे वाह मॉम, लगता है धीरे धीरे आप ऋचा को माफ कर रही है, इसीलिए तो आज आप उसके तारीफ में दो शब्द तो बोली। उद्धरण चिन्ह। प्लीज रेहान, तुम्हें ये बात ऐसे मजाक में नहीं लेनी चाहिए थी। आंटी सच बोल रही है, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाती तो इस वक्त क्या होता? उद्धरण चिन्ह। अब यार ऋचा, तुम शुरू मत हो जाना। मॉम वैसे ही निगेटिव सोच रही है, ऊपर से तुम्हारी सपोर्ट मिलते ही ये लग जाएंगी अलग ही सोचने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इस बात को यहीं पर छोड़ दो। और मॉम, मुझे नाश्ता दे दो, मैं बाहर जा रहा हूँ जूली के साथ। रेहान ये बोल वहां से चला गया। नयनतारा कुछ पूछ भी नहीं पाई कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों। इधर जमुना अपने घर में किचन में दोनों के लिए चाय बना कमरे में चली गई। जी, ये लीजिए आपकी चाय।
ये बोल जमुना यशोधर के चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाने के बजाय दूसरे तरफ बढ़ा रही होती है। ये देख यशोधर, जो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, उसे समेटते हुए बोले, क्या बात है श्रीमती जी, आज आप हमें कुछ खोई खोई सी लग रही है। यशोधर की आवाज़ सुनते ही जमुना एकाएक बोली, कुछ नहीं जी, वो बस ऐसे ही, ये लीजिए आपकी चाय। लेकिन आज जमुना के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए यशोधर अपना चाय उनके हाथों से ले उसे टेबल पर रखते हुए बोले, जमुना जी, आपके चेहरे की ये उदासी साफ साफ बता रही है कि आपके मन में जरूर कोई ऐसी बात चल रही है जिसके वजह से आप बहुत परेशान हैं। हमें बताइए तो क्या बात है, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सके। जी कोई बात है ही नहीं, वो बस कल रात हमें एक बहुत ही खराब सपना आया था, बस उसी को लेकर हमारा मन काफ़ी बेचैन हुए जा रहा है, घबराहट भी हो रही है। सपने में हमारी बच्ची ऋचा हम सब से बहुत दूर जस रही थी और हम उसे रोक भी नहीं पाए। पता नहीं इस सपने का क्या मतलब है। ओहो श्रीमती जी, आप एक सपने की वजह से इतना परेशान हैं। हम जानते हैं कि आपको ऋचा की बहुत फिक्र लगी रहती है, पर वो होने ससुराल में बिल्कुल ठीक है, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप उससे एक बार बात कर लीजिए, इससे आपके मन को भी तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, हम उसे कॉल लगाते हैं। ये बोल जैसे ही यशोधर ऋचा को कॉल लगाए, गलती से ऋचा का मोबाइल रेहान के पास ही रह गया था और इसीलिए वो कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो अंकल प्रणाम। रेहान बेटा, आप खुश रहिए, कैसे हैं आप। उद्धरण चिन्ह, जी अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो ऋचा अपना मोबाइल गलती से यही भूल गई थी, मैं उसे अभी बुलाता हूँ, एक मिनट। उद्धरण चिन्ह, जी। उद्धरण चिन्ह, रेहान कॉल कान पर लगाए हुए ही बाहर जा ऊपर से ही ऋचा को आवाज देते हुए बोला, ऋचा तुम्हारे पापा का कॉल आया है, तुम अपना मोबाइल यहीं ऊपर भूल गई थी। जैसे ही रेहान ये बात बोलता है, नीचे बैठी जुली जो चाय पी रही होती है एकाएक सरक जाती है और हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। उसे इतना सरके हुए देख नयनतारा झट से टेबल पर रखे पानी का ग्लास उठा उसे देते हुए बोलती है, जूली क्या हुआ, तुम ऐसे सरक कैसे गई, ये लो जल्दी से पानी पी लो। उद्धरण चिन्ह, जूली भी जल्दी से पानी का ग्लास ले एक ही घूंट में सारा पानी पी गई और मन ही मन सोचे जा रही थी, यार ये पापा ने दी को क्यों कॉल कर दिया, अगर बातों बातों में दी ने बता दिया कि मैं यहाँ पर हूँ तो क्या होगा। मैंने तो उनसे झूठ बोल रखा है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने प्लान को ऐसे खराब नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे कुछ भी कर दी को ऊपर जाने से रोकना ही होगा। जूली मन में ये बात सोच छत से पानी का ग्लास रखते हुए दौड़ कर जाने लगी और बोली जा रही थी कि उससे भी पापा से बात करनी है। लेकिन वो जैसे ही कुछ दूर डोरी सामने खड़ी ऋचा को जानबूझकर धक्का देते हुए आगे बढ़ गई। उसके धक्का देने से ऋचा एकदम से लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और ये देखते ही रेहान ऊपर से अनायास बोल पड़ा, संभल कर ऋचा, अंकल जी मैं आपको कुछ देर बाद करता हूँ। वो ऋचा के पैर में थोड़ा मोच आ गई है। क्या पर ये कैसे हुआ बेटा। उद्धरण चिन्ह, वो आपसे बात करने ही आ रही थी तभी लड़खड़ा गई और गिर गई। मैं करता हूँ आपको कुछ देर बाद कॉल। उद्धरण चिन्ह, अच्छा अच्छा ठीक है, आप उसे देखिए। उद्धरण चिन्ह, यशोधर ये बोल कॉल रख देता है। उसके कॉल रखते ही जमुना आशा भरी नजरों से उन्हें देखते हुए पूछती है, क्या हुआ जी। ऋचा का मोबाइल रेहान के पास था, आपकी बात नहीं हुई ऋचा से। उद्धरण चिन्ह, हाँ वो ऋचा अपना मोबाइल उसी के पास भूल गई थी और अभी हमसे ही बात करने दौड़ा रही थी, इसी वजह से उसके पैर में मोच आ गई। रेहान बोले हैं कि वो बाद में ऋचा को बोल देंगे हमसे बात करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, यशोधर जैसे ही ऋचा के पैर में मोच वाली बात कही, जमुना एकदम से बरबराते हुए बोलने लगी, मैं ना कह रही थी कि मुझे बेचैनी हो रही है, जरूर मेरी बच्ची पर मुसीबत आने वाली है, और फिर वो सपना। मैं अभी भी बोल रही हूँ जी, ऋचा किसी बहुत नाइट मुसीबत में फंसने वाली है, हमें अपनी बच्ची को बचाना होगा। उद्धरण चिन्ह, श्रीमती जी प्लीज आप शांत हो जाइए, इस तरह से खुद को बेचैन करने से क्या होगा। आप एक काम करिए, जाकर तैयार हो जाइए, हम आपको ऋचा के पास ही ले चलते हैं, आप एक बार उससे मिल लीजिए, तब आपके मन को शांति मिलेगी। सच में जी, हम अपनी बच्ची से मिलने जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, हाँ क्यों नहीं, आप जाकर तैयार हो जाइए। उद्धरण चिन्ह, जमुना ऋचा से मिलने के लिए बहुत बेचैन थी और इसीलिए वो जल्दी से तैयार होने चली गई। इधर रेहान दौड़कर ऋचा के पास आ जमीन पर बैठते हुए ऋचा का पैर अपने हाथों में झट से ले बोला, ऋचा क्या हुआ, तुम्हारा पैर ज्यादा दर्द हो रहा है। डायरेक्ट गुस्से में जूली के तरफ देखते बोला, क्या है जूली, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि सामने ऋचा खड़ी थी, देखो तुम्हारी वजह से इसके पैर में मोच आ गए हैं।
रेहान जूली को डांट रिचा की फिक्र कर रहा था। ये बात जूली को बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो रेहान से ऊपर मन तो सॉरी बोल दी, पर मन ही मन गुस्से से रिचा को घूर बोले जा रही थी। कर लो रेहान, तुम्हें जितनी भी दी की फिक्र करनी है, क्योंकि आज के बाद तुम्हें दी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तभी रिचा कहती है, रेहान तुम इतना परेशान मत हो, मैं सच में ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया है, कमरे में जाकर कुछ देर मुंह लगा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? और तुम खुद के पैरों पर सही से खड़ी तो हो नहीं पा रही हो, कमरे में कैसे चली जाओगी? तुम ज्यादा मत बोलो, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुँचा देता हूँ। रेहान इतना बोल बिना रिचा के किसी बात को सुने उसे झट से अपनी गोद में उठा वहां से चला जाता है। रेहान सामने देख चल रहा होता है और रिचा उसके चेहरे में खोई सी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और फिर खुद से ही सवाल कर रही होती है, ये मुझे क्या हो रहा है? रेहान का मेरे प्रति इतना केयर मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, और ना चाहते हुए भी मेरा मन बार बार इसके बारे में क्यों सोचता रहता है? प्लीज़ भगवान जी मुझे इस दुविधा से निकालिए, मैं परेशान हो रही हूँ इस बारे में सोच सोचकर, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है मेरे सवालों का। उद्धरण चिन्ह। रिचा रेहान के गोद में बस उसे ही निहारे जा रही थी। ये देख रेहान बिना उसे सामने देखे ही बोला, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम बंदा हूँ, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि तुम मुझे ऐसे घूरोगी? अरे नज़र लग जाएगी मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये बोल रेहान मुस्कुराने लगा, तभी रिचा हड़बड़ा कर दूसरी तरफ देखने लगी और उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाई। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के बारे में फिक्र करते देख नयनतारा झट से तेजी में चलकर अपने कमरे में चली गई। उनको देखने से लग रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। नयनतारा तेजी से अपने कमरे में चली जाती है, उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता है शायद वो गुस्से में है। ये बात जूली को फील हुआ और इसी वजह से वो बहुत खुश लग रही थी। इधर नयनतारा जब अपने कमरे में आई तो राजेश उसे देख पूछते हैं, अरे श्रीमती जी आप ऐसे हड़बड़ाया हुए कमरे में क्यों ना रही है, कोई बात है क्या? राजेश नयनतारा के तेज कदम देख ये बात उनसे पूछी। अजी आज हम बहुत बहुत खुश हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है, इसीलिए हमसे अपनी खुशी रोकी नहीं जा रही थी, इसीलिए हम अपने कमरे में तेजी से चलकर आ गए। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है आपको जो आपके पैर जमीन पर टिक ही नहीं पा रहे हैं और आप अपने आप को रोक नहीं पा रही है? जरा हमें भी तो बताइए। उद्धरण चिन्ह। जी हम रेहान और रिचा की बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया था ना कि हम अपने बेटे रेहान के लिए रिचा को उसकी पत्नी बनाना चाहते थे, और देखिए भगवान ने वो कर भी दिया, और जो उन दोनों के बीच की दूरियां था अब धीरे धीरे कर वो भी कम होते जा रही है। नयनतारा ने जैसे ही रेहान और रिचा के बारे में बात करी, राजेश झट से उनकी तरफ हैरानी भरे नजरों से देखने गया और उनसे बोला, आपने अभी अभी क्या कहा श्रीमती जी? कहीं हमें सुनने में तो कोई गलती नहीं हुई है? आपने रिचा का नाम लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट। राजेश का हैरान होना स्वाभाविक था, वैसे भी नयनतारा जब से शादी की असलियत जानी थी उसके बाद से रिचा के साथ जैसा बर्ताव कर रही थी उसे देख तो किसी को नहीं लगेगा कि वो सब सिर्फ एक नाटक था। जी आप मुझे देख इतना हैरान मत होइए, हमारी शादी को काफ़ी समय हो गया है, क्या अब तक आप हमें इतना नहीं समझ पाए हैं कि हम किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकते हैं, और रिचा के साथ लड़ रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। उद्धरण चिन्ह। राजेश जी नयनतारा के पास आते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए गंभीर हो बोले, जी हम आपको समझते तो है, पर हमें एक बात आपकी समझ नहीं आई कि आपने उस बच्ची के साथ इतनी बेरुखी बर्ताव क्यों करी? आखिर इसके पीछे आपकी क्या वजह थी? उद्धरण चिन्ह। वो वजह थी इस शादी का इन दोनों को एहसास दिलाना। आपने उस दिन देखा था ना कि कैसे ये दोनों ही इस शादी को नहीं मानते थे, और तो और रेहान रिचा को रखा साल के बाद डाइवोर्स देने की बात कर रहा था। मैंने तो उस बच्ची को पहले ही अपनी बहू मान लिया था, पर हमें रेहान के दिल में उसके लिए फीलिंग्स और केयर लाने के लिए ये सब करना पड़ा। और आप जानते हैं आज जब रिचा के पैरों में जूली की वजह से मोच आ गई तो रेहान उसके लिए इतना परेशान हो गया, और वो जो खुद से और दूसरों ये कहता रहता है कि वो जूली से प्यार करता है, उस समय रिचा के लिए वो जूली को डांट रहा था। उसके दिल में जूली नहीं बल्कि रिचा है, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बस इसीलिए हमें रिचा के साथ वैसा बर्ताव करना प्यार रहा है। उद्धरण चिन्ह। नयनतारा एक गंभीर सांसें लेते हुए सारी बात बोल राजेश की तरफ देखने लगी। नयनतारा को नहीं पता था कि ये सारी की सारी बात बाहर खड़ी जूली सुन रही होती है, और जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है उसके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक जाती है, और वो वहां से दौड़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बेड और जाकर बैठ जाती है और सामने लगे शीशे में खुद को देख बोलती है,
छे जूली, तू कितनी बड़ी बेवकूफ़ निकली। रेहान की मॉम तुम्हें सिर्फ रेहान और दी को करीब लाने के लिए यूज़ कर रही थी और तू बेवकूफ़ों की तरह ये सोच कर खुद में खुश हुए जा रही थी कि वो तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर ली है। पर बस अब और नहीं बेवकूफ़ बनाने वाली हूँ मैं। आंटी, आपको मुझसे ज़्यादा दी पसंद है ना रेहान के लिए? तो फिर ठीक है, मैं इस ऋचा नाम के जड़ को आज ही ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद कुछ दिनों तक आप सब ही उनके गम में होंगी। फिर तो रेहान की शादी मुझे सर करानी पड़ेगी ना आप सबको। कोई ऑप्शन जो नहीं होगा आप लोगों के पास। उद्धरण चिन्ह। जूली ये सारी बात खुद में बोल एक खतरनाक मुस्कुराहट अपने चेहरे और ले आती है, जिसे देखकर ही लगता है कि उसके दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा और गहरा षड्यंत्र चल रहा है। इधर यशोधर जमुना को साथ ले अपने घर से ऋचा के मिलने निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो अपने कार में बैठ कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो पाती है और एक दो बार कार स्टार्ट ना होने पर जमुना थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है, क्या हुआ जी, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आज ही सारी मुश्किलें आनी है, अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, आप परेशान नहीं हुए, लगता है कार में कचरा चला गया है। हम एक काम करते हैं, ऑटो कर लेते हैं, वैसे भी कार को ठीक होने में काफी वक्त लग जाएगा। जी ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल जमुना जल्दी से कार से निकल यशोधर के साथ सड़क के तरफ चली गई और एक ऑटो को रोक दोनों ऋचा के घर जाने के लिए निकल पड़े। इधर जूली अपने कमरे से अपने गुस्सा को शांत करते हुए निकली और सीधे रेहान के कमरे की तरफ चल पड़ी। क्या अभी भी मुझसे नाराज हो बेबी? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जानबूझकर दी को नहीं धक्का दिया था, बल्कि गलती से लग गया। जूली की आवाज़ सुनते ही रेहान दरवाजे की तरफ से मुड़ बोला, मैं जानता हूँ जूली, तुम जानबूझकर ऋचा को नुकसान पहुँचाने की सोच भी नहीं सकती हो। शायद मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया था, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। तो इसका मतलब कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और तुम वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? आओ ना, अंदर आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, अगर तुम मुझसे सच में गुस्सा नहीं हो तो क्या तुम मेरे साथ आज बाहर घूमने जा सकते हो? तभी मैं मानूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। अरे मैंने बोला ना तुमसे कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा बोलो, तुम्हें कहाँ घूमने जाना है? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, वैसे भी काफी टाइम हो गया है ना हमारे साथ में टाइम स्पेंड करने का। उद्धरण चिन्ह। वाओ, बहुत मजा आएगा, मैं सच में बहुत खुश हूँ बेबी। अच्छा सुनो ना, मुझे तुम्हें एक बात पूछनी थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ बोलो ना, और अब क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो मैं क्या सोच रही थी कि आज मेरी वजह से ना चाहते हुए भी दी को तकलीफ हुई है। मैं भले ही उनसे नाराज हूँ, पर मैं कभी भी उनका बुरा नहीं सोच सकती हूँ, तो क्यों ना उन्हें भी अपने साथ घूमने लेकर चले। जूली ने जैसे ही ऋचा को भी साथ लेकर चलने की बात कही, रेहान को एक पल को यूं यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बात सच में जूली बोल रही है, और इसीलिए वो हैरानी भरे निगाहों से यूं देखने गई। खुद को ऐसे घूरते हुए जूली झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखेरे हुए बोली, रेहान तुम मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रहे हो? क्या कुछ लग है मेरे चेहरे पर क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर हैरान हूँ। तुम ऋचा को अपने साथ घूमने लेकर जाने की बात बोल रही हो, जबकि तुम खुद उससे हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती हो। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं दिदू से थोड़ा चिड़ी जरूर हूँ, पर मैं उन्हें दुखी देखना नहीं चाहती हूँ। पर इन दिनों वो भी काफ़ी दुखी रहती है इन सब के वजह से, तो सोची थोड़ा बाहर घूम लेंगी तो उनका मन भी बहला जाएगा। चलो देर से ही सही, पर तुम्हें समझ तो आए ये बात कि ऋचा की इन सब में कोई गलती नहीं है और तुम उसके बारे में सोचती तो हो। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम ऋचा से अपनी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही हो। रेहान की बात सुन जूली मन ही मन गुस्से से बोली, हम माफ़ करें मेरी दुश्मन, मैं दी को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। यूज़ अपने साथ घूमने ले जाने के पीछे मेरा क्या मकसद है? अगर तुम ये जानोगी तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन ही निकल जाएगी बेबी। पर तुम्हें ये बात जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उस कांटा को तो आज मैं अपने दोनों के बीच से निकाल ही दूंगी। रेहान जूली के चेहरे पर मुस्कुराहट देख और किसी सोच में खोए देख उसके पास जाते हुए नजरों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो, कहाँ खो गई हो? अभी से ही शॉपिंग के सपने देखने लग गई हो क्या? अभी जाकर ऋचा से बोल दो कि यूज़ भी हमारे साथ घूमने जाना है। उद्धरण चिन्ह। रेहान के चुटकी बजाते ही जूली एकाएक हड़बड़ा कर बोल पड़ी, नहीं नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बस कुछ याद आ गया था। तुम वो सब छोड़ो, मैं क्या बोल रही थी कि क्यों ना तुम ही दी को जाकर साथ घूमने चलने को बोलो। तुम तो जनाते ही हो कि मैं उनके साथ अभी बात नहीं कर रही हूँ। भले ही मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारे साथ घूमने चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मतलब तुम भी अजीब हो जूली, एक तरफ ऋचा की इतनी फिक्र भी करती हो और दूसरी तरफ उससे नाराजगी भी जताती हो, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह।
वो तो मेरा हक है बेबी, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसकी छुटकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। जूली के बातों पर रेहान मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया रिचा को ये बात बताने। उसके जाते ही जूली खुद में धीरे से बोली, तुम्हें क्या पता है बेबी कि मैं दी के लिए कितना बड़ा सरप्राइज प्लान करी हूँ। आज तो उन्हें उनकी छोटी बहन ऐसा धमाकेदार सरप्राइज देने वाली हूँ जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब खुद में बोल एक अलग सा ही मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर ली और अपने दोनों हाथों को मोड़ वहीं खड़ी हो गई। इधर जमुना का आज दिल बहुत घबरा रहा था। वो मन ही मन भगवान से बस प्रार्थना किए जा रही थी कि ऋचा की रक्षा करे और उसके साथ कोई भी अनहोनी ना हो, क्योंकि यूस पहले ही इतना तो एहसास हो ही गया था कि ऋचा के साथ कुछ तो गलत होने वाला है, जिसे वो बार बार अपने मन में आने से रोक रही थी। पर एक माँ अपनी बच्ची को खतरे में देख कैसे चैन से रह सकती है। पर ऋचा के साथ आगे क्या होने वाला था ये बात अभी किसी को भी पता ना थी और ना ही अंदाजा। रेहान ऋचा के कमरे में बेधड़क घुसते हुए बोला, वो ऋचा मैं तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। इतना ही बोल पाया था रेहान, और जैसे ही वो अपनी नजरें ऊपर उठाया सामने ऋचा साड़ी में, वो भी उसका पल्लू कंधे पर नहीं था। वो साड़ी पहनने की कोशिश ही कर रही थी। रेहान की आवाज़ जैसे ही ऋचा सुनी, वो झट से हराबरा कर किसी तरह पूरी साड़ी को अपने में लपेट लिया और एक जगह बदबन शर्म से लाल इधर उधर देखने लगी। पर रेहान की तो जैसे पूरा का पूरा ध्यान है उस पर था। वे एकदम बेसुध उसकी तरफ देखे जा रहा था और कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। रेहान के एक एक कदम ऋचा के दिल के धड़कनों को और भी ज्यादा तेज किए जा रहा था और वो अपने कदम धीरे धीरे पीछे किए जा रही थी। पर उसके पीछे दीवार था, इसी वजह से वो दीवार से टकरा जाती है, जिसके बाद वो और ज्यादा घबरा जाती है। रेहान आगे बढ़ते बढ़ते उसके बेहद करीब आ जाता है और उसके चेहरे पर उलझे लिटों को अपने हाथ से धीरे धीरे कान के पीछे करने लगता है, जिससे ऋचा एकदम सन रह जाती है। यूँ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और इसी घबराहट के वजह से अपनी आंखें बंद कर बस रेहान के स्पर्श को महसूस करने लगती है। लेकिन तभी अचानक ही उस जूली की याद आती है और उसकी याद आते ही ऋचा एक जोर का धक्का रेहान को देते हुए थोड़ा गुस्से से बोलती है, ये क्या कर रहे थे तुम मेरे बहन के होने वाले पति हो रेहान, ये सही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। ऋचा के धक्का देते ही रेहान भी एकाएक हड़बड़ा कर अपनी नजरें इधर से उधर कर बोलने लगा, वो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आया था। हम और जूली बाहर घूमने जा रहे हैं। जूली चाहती है कि तुम भी उसके साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। क्या जूली सच में ये चाहती है कि मैं भी उसके साथ घूमने चलूँ? अगर ऐसी बात है तो मैं चलूँगी। तुम कुछ देर बाहर वेट करो, मैं साड़ी पहनकर अभी आती हूँ। ऋचा इतना बोल रेहान के बाहर जाने का वेट करने लगी ताकि वो साड़ी को पहन सके, लेकिन रेहान अपनी पूरी बात कहने के बाद भी वहीं खड़ा था। ये देख ऋचा फिर से उससे बोली, प्लीज रेहान तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋचा की बात सुन रेहान अपने आप को संभालते हुए बोला, हाँ वो मैं जाता हूँ, तुम आ जाना। ये बरबराते हुए रेहान बोल कमरे से निकल गया। पर कमरे से बाहर तो आ गया, लेकिन बाहर कुछ दूर चलते हुए रुक गया और वहीं खड़े खड़े खुद में सवाल करने लगा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं तो जूली से प्यार करता हूँ ना, वो भी ऋचा के मेरे जिंदगी में आने से पहले से ही। तो फिर मुझे ऋचा की इतनी परवाह क्यों होने लगी है? क्यों मैं यूज देख एकदम से अपने आप को भूल उसके करीब बढ़ने लगता हूँ? ये सब क्या है? आज सुबह भी जब उसके पैर में मोच आई तो मेरा दिल उसके लिए इतना बेचैन हो गया था, जबकि जूली को मैंने डांट दिया था। कहीं मुझे ऋचा से? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो जूली से। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात वहीं से गुजर रही राजेश सुन लेता है और इसीलिए वो रेहान को पीछे से ही बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस मुश्किल का हल तुम्हें बता सकता हूँ। राजेश की आवाज़ सुनते ही रेहान झटका से पीछे की तरफ मुड़ गया और हड़बड़ाते हुए बोल पड़ा, क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। वो यही कि बेटा, अगर तुम कहो तो मैं बताओ कि तुम्हें ऋचा को लेकर इतना कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, जबकि तुम तो ये मानते हो कि तुम जूली से प्यार करते हो। उद्धरण चिन्ह। मानता क्या हूँ? मैं उसी से प्यार करता हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी बातें सुन रहे हैं खड़े होकर? रेहान थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, लेकिन राजेश को उसके झुंझलाने के पीछे की वजह साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, एक बात जानते हो बेटा, हम इंसान भले ही अपना रिश्ता किससे बनानी है किससे नहीं ये खुद तय कर लेते हैं, पर होता है वही है जो ऊपर वाला बैठा भगवान हमारे लिए सोचता है। जैसे देखो ना, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा पापा नहीं हूँ, पर वो भगवान ने हमें ही तुम्हारे जिंदगी में पापा बनाकर भेजा है,
इसके पीछे कोई तो उनकी वजह रही होगी। इसी तरह तुम भले ही ये बात अपनी जुबान से 100 बार बोलो कि तुम जूली से प्यार करते हो, पर वो जो भगवान है ना, वो तुम्हारी जिंदगी की डोर को ऋचा के साथ पहले ही बांध दिए है और तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार भी है। पर यह बात तुम खुद मानने से इनकार कर रहे हो क्योंकि तुम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि तुम ऋचा से प्यार करने लगे हो। राजेश के इतने लंबे भाषण देने के बाद रेहान एकदम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। इधर जैसे ऑटो से यशोधर और जमुना ऋचा से मिलने रेहान के घर आ रहे थे, वो ऑटो बीच रास्ते में ही अचानक से बंद पड़ गया। जी, ये अचानक से यहाँ ऑटो वाले ने ऑटो क्यों रोक दी है? पता नहीं श्रीमती जी, रुकिए हम पूछते हैं। बेटा, तुमने ऑटो को यहाँ पर क्यों रोक दिए है? हमें आगे तक जाना है। अंकल जी, लगता है कि ऑटो बंद पड़ गई है, शायद कोई खराबी आ गई है। क्या ऑटो खराब हो गई है? जी, अब हम ऋचा के घर कैसे जाएंगे? यहाँ पर तो ज्यादा गाड़ी भी नहीं चल रही है, हम क्या करेंगे जी? उद्धरण चिन्ह। आंटी जी, आप इतना परेशान मत होइए, यहाँ से कुछ दूरी पर ही बस स्टैंड है, आप दोनों वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको आराम से गाड़ी मिल जाएगी। मैं बोल रही हूँ ना जी कि आज कुछ तो बहुत गलत होने वाला है, तभी जी तो हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है। मेरा मन बेकार में नहीं घबरा है, प्लीज भगवान जी कुछ बड़ी गलत मन होने देना, रक्षा करना मेरी बच्ची का। उद्धरण चिन्ह। जमुना ये बोल अपने दोनों हाथों को वहीं बीच सड़क पर जोर अपनी आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर रेहान, जूली और ऋचा एक साथ घर से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। जूली रेहान के हाथ में अपना हाथ डाल मुस्कुराते हुए बोलती है, आज कितने दिनों के बाद हम ऐसे एक साथ बाहर घूमने जा रहे हैं बेबी। उद्धरण चिन्ह। ना चाहते हुए भी ऋचा को जूली का रेहान के ऐसे करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर यूज इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तभी रेहान एकाएक जूली को खुद से दूर करते हुए बोला, प्लीज जूली, इस वक्त तुम ऋचा की बहन हो सबके लिए और सबके नजरों में मैं ऋचा का पति हूँ, तो उस हिसाब से तुम मेरे इतने नजदीक नहीं आ सकती हो, थोड़ा हिसाब से ही। उद्धरण चिन्ह। रेहान ऋचा को अपनी नजरें चुराते हुए देख लिया था, इसीलिए वो किसी बहाने से जूली को खुद से दूर कर दिया। ये बात जूली बखूबी समझ रही थी कि रेहान ने यूज खुद से दूर क्यों किया, उसके पीछे की वजह कौन थी। पर वो फिर भी अपना मूड खराब नहीं करी और मुस्कुराते हुए ही बोली, ओ बेबी, मैं समझती हूँ, अच्छा तो अब क्या चले? वैसे भी आज हम बहुत सारी जगह घूमने जाने वाले हैं, पहले शॉपिंग, फिर होटल और उसके बाद बीच पर। वाओ, बहुत मजा आएगा। जूली ये बोल कार के आगे वाले सीट पर जाकर बैठ गई। रेहान के दिल में था कि वहां पर ऋचा बैठे, पर वो ये बात कैसे बोलता, इसीलिए बिना कुछ बोले ही वो ड्राइविंग वाले सीट पर जा बैठ गया और ऋचा भी पीछे जाकर बैठ गई। रेहान आगे वाले शीशे से पीछे बैठी ऋचा को देखे जा रहा था। यूस ऋचा को देखते जूली ने देख लिया और ये देखते ही वो मन ही मन गुस्से से बोल पड़ी, देख लो बेबी, तुम्हें जितना देखना है इस बेचारी को, क्योंकि आज के बाद तुम्हें ये कभी भी देखने तक को नहीं मिलने वाली है, इसे मैं ऊपर जो पहुंचाने वाली हूँ। तो अब चले। उद्धरण चिन्ह। बस इतना ही बोल पाए और उसके बाद खिड़की से बाहर देखने लगी। रेहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एक नज़र ऋचा को उस शीशे से देखे जा रहा था। तभी यूज राजेश की कही बात याद आ गई जो उन्होंने उसे घर से निकलने से पहले कहा था, और ये बात याद आते ही वो फ्लैश बैक में चला जाता है जहाँ पर राजेश यूज बता रहे होते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज साफ साफ कहिए। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि तुम भले ही ये बात मानते हो कि तुम जूली से प्यार करते हो, पर तुम्हारे दिल में जूली नहीं बल्कि ऋचा है, और यही सच है कि तुम ऋचा को प्यार करते हो, यूज पसंद करते हो। जूली तो बस नाम के लिए है, तुम्हें उससे प्यार नहीं है। प्लीज मिस्टर रघुवंशी, आप अब ज्यादा बोल रहे हैं। मेरे दिल में सिर्फ जूली है, समझे आप, और आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। रेहान इतना बोल जाने लगता है तभी राजेश प्यार से बोल पड़ते हैं, अगर तुम्हें मेरी बातों और यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, पर आज तुम बाहर जा रहे हो ना, तो खुद ही अपने आप को नोटिस करना कि तुम्हें कैसा लगता है जब तुम ऋचा के पास होते हो, और उस वक्त कैसा महसूस होता है जब वो तुमसे दूर होती है। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। रेहान फ्लैशबैक में इतना खोया हुआ था कि यूज याद ही नहीं था कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और इसीलिए वो गाड़ी ड्राइव करते करते सामने से आ रही एक बाइक को ठोकर मार देता गया। जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो हराबरा कर खुद में बोल पड़ता है, ओ सीट, ये कैसे हो गया? अभी ये बोला ही था कि तभी उसे अचानक से ऋचा का याद आ गया और वो हड़बड़ा कर पीछे देखते हुए बोला, ऋचा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। इस पर ऋचा अपने आप को संभालते हुए बोलती है, नहीं रेहान, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगी है, तुम तो ठीक हो ना? उद्धरण चिन्ह।
उस कार में जूली भी बैठी थी। इस बात का रेहान को बिल्कुल भी याद नहीं था। ये देख जूली का एक पल को मन तो किया कि वो रिचा के गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दे, लेकिन वो इस वक्त अपने गुस्से पर किसी सी तरह से काबू किए हुए थी ताकि उसका असली चेहरा किसी के सामने न आ जाए। जूली शांत भाव से बोली, रेहान दी ठीक है, अब तुम ड्राइव कर सकते हो। अगर तुम्हें ड्राइव नहीं करनी है तो बोलो, मैं करती हूँ। मुझे तुम्हारा ध्यान कहीं और लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। जूली की बात सुन रेहान उसकी तरह देखते हुए बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, बस ध्यान पता नहीं कैसे नहीं रहा, पर अब मैं आराम से गाड़ी ड्राइव करूँगा। बस इतना बोल रेहान गाड़ी ड्राइव करने गया। कुछ ही देर बाद वो तीनों मुंबई शहर के काफ़ी फेमस बीच जुहू बीच पहुँच गए। वाओ बेबी, देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है और यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। अब जल्दी से गाड़ी से निकलो और चलो, मस्ती करते हैं। दी आप भी चलो। उद्धरण चिन्ह। जूली ये बोल गाड़ी से निकल गई, लेकिन रिचा ने जैसे ही जूली के मुंह से खुद के लिए दी शब्द सुनी वो बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रेहान ने जैसे ही उसके आंखों में आंसू भरे देखे, थोड़ा घबराते हुए बोल पड़ा, रिचा क्या हुआ तुम्हें? तुम रोज क्यों रही हो? क्या ये जगह तुम्हें पसंद नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। नहीं रेहान, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये आंसू तो खुश के है। बड़ी अजीब बात है, आज तक मैंने ये तो सुना था कि दुखी में लोग रोते हैं, पर आज पहली बार देख रहा हूँ कि कोई खुशी में भी रोए जा रहा है। अब ये तो बता तो कि तुम्हें अचानक से कौन सी खुशी मिल गई? उद्धरण चिन्ह। तुमने अभी सुना? जूली मुझे दी बोली, लगता है अब धीरे धीरे कर वो मुझे माफ कर देगी, तभी तो वो मुझसे बात करने लगी है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा तो ये है तुम्हारी खुशी की वजह? क्या गजब की लड़की हो यार, तुम भी अपनी बहन से इतना प्यार करती हो, पर यूज डांट कर समझा नहीं सकती हो कि वो गलत कर रही है तुम्हारे साथ, बल्कि बैठकर इंतजार कर रही हो कि कब वो तुम्हें माफ कर दे। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। अच्छा अब चलो वरना यूज बुरा लगेगा। रिचा ये बोल गाड़ी से निकल जूली के पास जाने लगती है, लेकिन रेहान गाड़ी में ही बैठा बैठा खरीकी से यूज पीछे से देखते हुए खुद में बोलता है, हाय क्या लड़की है ये, लगता है मिस्टर रघुवंशी ने जो बात कही थी वो सही ही है। तभी तो मुझे जूली नहीं बल्कि इसके चेहरे पर खुशी देख खुशी मिलती है। आज जो भी हो अब, और मैं अपने इमोशंस को नहीं छुपा सकता हूँ। आज मौका मिलते ही मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसके तरफ क्यों खींचा चला जाता हूँ, क्यों बार बार ना चाहते हुए भी उसकी हर कहीं बात मान जाता हूँ, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है और मेरे दिल में बस वही है, उसी के लिए अब मेरा दिल धड़कता है। जूली जरा दूर से चिल्लाते हुए बोलती है, रेहान आओ, अब क्या गाड़ी में ही बैठे रहोगे? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान ये बात बोल गाड़ी से निकल उन दोनों के पास चला जाता है और पूछता है, बोलो तुम दोनों को क्या खाना है, मैं लेकर आता हूँ। बेबी मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी ऑरेंज फ्लेवर की। और मैं अभी लेकर आता हूँ। और रिचा तुम भी बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। वैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जब तक तुम जूली के लिए आइसक्रीम लाते हो मैं तब तक ये बीच पर घूम लेती हूँ। यहाँ का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, लेकिन पानी से जरा दूर ही रहना। जूली तुम रिचा के साथ ही रहना, तुम्हें तो पता ही है कि कभी कभी बीच का पानी अचानक से ही आगे उबाल मार देता है। जूली झट से बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम पहले जाओ ना मेरे लिए आइसक्रीम लाने, मुझे अभी खाने का मन है। हाँ हाँ जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान रिचा की तरफ देखे देखे जाए जा रहा था। रिचा बीच के चारों तरफ का नज़ारा देख देख मुस्कुराए आगे बढ़ी जा रही थी और रेहान उसके मुस्कुराहट को निहारे चले जा रहा था। तभी वो किसी आदमी से जा टकराता है, जिस वजह से उस अनजान आदमी के हाथों से खाने का सामान नीचे गिर जाता है। हेलो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं सामने आ रहा हूँ? आपने मेरा सारा खाने का सामान नीचे गिरा दिया। सॉरी सॉरी अंकल जी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। मैं मानता हूँ मेरी ही गलती थी, पर आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं अभी ला कर देता हूँ। मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो खाना ज़मीन पर गिर खराब हो गया है वो ला कर दे दो, मुझे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। जी अंकल जी, मैं अभी ला कर देता हूँ आपको, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। रेहान इतना बोल वहां से चला गया। इधर रिचा आगे आगे चले जा रही थी और जूली उसके पीछे पीछे। तभी अचानक से जूली एक जगह पर रुक बोल पड़ी, आई एम सॉरी डिडू। उद्धरण चिन्ह। रिचा के कानों में जैसे ही जूली की बात गई उसके कदम खुद ब खुद रुक गए और वो एकदम हैरान हो गई। यूज चारों तरफ से जूली की कहीं बात सुनाई देने लगी। वो पल भर रुक झट से जूली के तरफ मुड़ते हुए बोली, जूली क्या अभी तुमने कुछ कहा? उद्धरण चिन्ह डॉट। जूली रिचा के पास जाते हुए बोली, आई एम सॉरी डिडू, मुझे माफ कर दो।
ऋचा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जूली उससे सॉरी बोल रही है और उससे बात कर रही थी। जूली, तुमने मुझसे बात की, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। आज कितने दिनों के बाद तुमने मुझे दिदू कहा है। हाँ दिदू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है इनमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही बेकार आपसे गुस्सा हो गई थी, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं आपसे नाराज नहीं रहूंगी। तो क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? उद्धरण चिन्ह। जूली के बोले गए झूठ को सुन ऋचा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जैसे वापस से उसकी वही छोटी बहन मिल गई है जो पहले हुआ करती थी, और इसी खुशी में वो जूली को झट से अपने गले से लगते हुए बोली, मैंने तुम्हें कभी गलत माना ही नहीं, तो माफ़ी किस बात की जूली, तुम भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। पर मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं बहन वापस मुझे मिल गई और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऋचा को कसकर अपने गले से लगाए हुए जूली भी के दम ऊंचे आवाज में बोले जा रही थी, हाँ दिदू, आज जाकर मुझे समझ में आया है कि आप मेरे लाइफ में क्या मायने रखते हो, और अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे आपके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज मैंने आपके लिए एक सरप्राइज यहाँ पर प्लान किया है। क्या यहाँ बीच पर सरप्राइज? जूली, तू भी ना? अच्छा बता, क्या सरप्राइज है मेरे लिए, जल्दी बताना। उद्धरण चिन्ह। रुको दिदू, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर मैंने बता दिया तो फिर सरप्राइज का मजा नहीं आएगा और मुझे आपके चेहरे पर वो एक एक्सप्रेशन देखने को कैसे मिलेगा जो उस वक्त सरप्राइज देखने के बाद होगी। उद्धरण चिन्ह। तू भी ना एकदम बच्चों की तरह ही बात करती है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जब सरप्राइज देनी होगी दे देना। इस वक्त तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तुम हो जो मुझे वापस मिल गई। अब वापस जब रेहान आएगा तो वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऋचा की बात पर जूली सिर्फ मुस्कुरा देती है, पर मन ही मन बोलती है, हाँ हाँ, रेहान को बताने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी ना वो खुश होगा, लेकिन उसके आने तक तो तुम स्वर्ग लोक पहुंच जाएगी। फिर एकाएक बोली, अच्छा दिदू, आप अपने आंखों पर ये पट्टी बांध लो, फिर मैं आपको आपके सरप्राइज तक लेकर जाती हूँ। ले तुम ही बांध दे। उद्धरण चिन्ह। ऋचा ये बोल समाने मुड़ खड़ी हो जाती है। जूली अपने हाथों से ऋचा के आंखों पर कसकर पट्टी बांध देती है और यूस पकड़ते हुए पानी की तरफ बबड़ने लगती है। दिदू, आपको डर तो नहीं ना लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। अरे डर की बात का, भले ही मेरे आंखों पर पट्टी बंधी है, पर तू मेरे साथ है, मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ। आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकती हो दिदू, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। जूली ऋचा को ले जाकर पानी की कुछ दूरी पर छोड़ देती है और फिर यूस बोलती है, दिदू आप अब खुद से आगे बढ़, अपने आंखों पर से पट्टी हटा दो, सामने आपका सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा ठीक है, पर ये तुम मुझे पानी के पास ले आए हो क्या? उद्धरण चिन्ह। हाँ, सिर्फ पानी के किनारे ही है, आप चलो तो। जूली के कहने पर ऋचा एकदम बेफिक्र होकर पानी के आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे जूली के चेहरे पर मुस्कुराहट आती जाती है और वो धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोलती है, जाओ मेरी प्यारी बहना, तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाए जा रही हो। अब तो जब तक तुम्हें कोई भी बचाने की कोशिश भी करेगा तब तक तुम इस धंसने वाली मिट्टी में फंसकर पानी के अंदर डूब चुकी होगी। ऋचा अभी कुछ दूर ही चली थी कि उसका पैर उस मिट्टी में धंसना शुरू हो गया था। एक दो बार तो वो किसी तरह अपना पैर निकाल आगे बढ़ी, लेकिन जब वो खुद को मिट्टी में धंसते हुए महसूस करी, वो झट से डरे हुए अपने आंखों पर से पट्टी हटाते हुए जोर से बोली, जूली, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? लेकिन ये बोल जैसे ही वो अपनी आंखें खोली, सामने जूली को नापा, खुद को बीच के एकदम बीचों बीच पा एकदम डर गई और जोर जोर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ऋचा की आवाज़ लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इधर जैसे ही जूली ने रेहान को अपने तरफ आते हुए देखी, वो झट से अपने आंखों में झूठी आंसू भर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, प्लीज़ कोई तो मेरी दिदू को बचा लो, वो डूब रही है, प्लीज़ मेरी दिदू को बचा लो। जूली को चीखते देख रेहान जो उसी तरफ आ रहा था झट से समंदर के तरफ देखा। ऋचा को वहां डूबते हुए एकदम दंग रह गया और उसके हाथों से खाने का सारा सामान नीचे गिर गया। रेहान जैसे ही दूर पानी के बीचों बीच ऋचा को डूबते देखा, उसके हाथों से सारा का सारा सामान नीचे गिर गया और वो एकदम से घबरा कर दौड़ते हुए पानी में जाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऋचा ऋचा, तुम प्लीज़ डरना मत, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, प्लीज़ तुम बस हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूँ। रेहान एकदम बेसुध पानी में आगे बढ़े जा रहा था, जिसे देख जूली मन ही मन बोली, ओ नो, अगर रेहान पानी में जाएगा तो ये भी उस मिट्टी में धंसने लगेगा और वापस बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे किसी भी तरह से इसे ऋचा के पास जाने से रोकना होगा। मैं यूज अपने और रेहान के बीच से दूर करने के लिए ये सब की, लेकिन अगर रेहान मुझसे दूर हो गया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
जूली ये सोच दौड़ते हुए रेहान के पास जा झट से यूस कसकर अपने गले से गलेती है और रोते हुए बोलने लगती है। रेहान, ये सब क्या हो गया? देदू अब कभी भी वापस लौटकर नहीं आ सकती है। अब हम मम्मा को की जवाब देंगे। उद्धरण चिन्ह। इधर जमुना और यशोधर जैसे तैसे कर रेहान के घर पहुंच गए। जी यहाँ तो घर ग हुआ है, जल्दी से बेल बजाइए ना, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। एक बार उसका चेहरा देख लूं तब जाकर मेरा मन शांत होगा। हाँ हाँ श्रीमती जी, चलिए हम अब अपनी बच्ची से मिल लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। यशोधर आगे बढ़ रेहान के घर के मेन दरवाजा का बेल बजा दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद तक जब अंदर से दरवाजा नहीं खुलता है तो जमुना अपने छाती पर हाथ रखते हुए घबराहट भरी आवाज में बोलती है, ए जी ये कोई अंदर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। जमुना अभी घबरा ही रही थी कि तभी अंदर से नयनतारा दरवाजा खोल सामने खड़ी हो जाती है। सामने जमुना और यशोधर को देख वो विनम्र से पूछी, जी आपको किनसे मिलना है? उद्धरण चिन्ह। जी हम दोनों ऋचा के मम्मा पापा हैं, वो हम अपनी बच्ची से मिलने आए हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा संकोच भरी आवाज में बोली, लेकिन जब नयनतारा को इस बात का पता चला कि वो कौन है तो अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ बोली, आप ऋचा के मम्मा पापा हैं? नमस्ते जी, हमें आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बाहर क्यों खड़े हैं, आइए ना अंदर आइए। नयनतारा खुशी से दोनों को घर के अंदर बुला ली। उनके आदर से बुलाने पर जमुना और यशोधर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। इधर रेहान जूली को खुद से जबरदस्ती छुड़ाते हुए गुस्से में बोले जा रहा था, प्लीज जूली छोड़ो मुझे, ऋचा डूब रही है, मुझे यूस बचाना है, हटो मेरे पास से। जूली के ना चाहते हुए भी रेहान यूस खुद से धक्का दे दूर कर पानी में भाग जाने ग बस चिल्लाते हुए बोले जा रहा था, मैं आ रहा हूँ ऋचा, तुम डरो मत। लेकिन तभी बीच पर मौजूद बाकी के लोग जब रेहान को पानी में भागते हुए देखा तो यूस झट से आ पकड़ते हुए रोकने गए और उनमें से एक आदमी बोला, हे मेन, तुम आगे मत जाओ, आगे पानी के अंदर बहुत धंसाव मिट्टी है, अगर आगे गए तो वापस लौट कर नहीं आ सकते हो। लेकिन रेहान के सर पर बस ऋचा को बचाने का बहुत सवार था और इसीलिए वो बिना किसी के बात सुने सबको धक्का देते हुए आगे बढ़े जा रहा था। तभी जूली को कुछ सुझा और वो झटका से रेहान के सर पर पीछे से अपने साथ लाए हैंडबैग जिसमें रोड टाइप कुछ था उससे दे मारती है, जिसके सर पर पड़ते ही रेहान एकाएक सर पकड़ वहीं गिर जाता है, लेकिन वो बेहोश होते होते भी बस ऋचा का ही नाम लिए जा रहा था। रेहान जैसे ही बेहोश हो जमीन पर गिरा, जूली उसके पास बैठ झूठ मूठ कर लोगों को दिखाने के लिए रोते हुए बोलने लगी, रेहान क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे क्यों गिर गए, लगता है तुम्हें दी के जाने का बहुत गहरा असर पड़ा है। इधर नयनतारा फिर से मुस्कुराते हुए बोली, जिया दोनों ऐसे एक दूसरे का चेहरे क्यों देख रहे हैं, आप पहले अंदर आ जाइए, वैसे हम आपकी बेटी के सास यानी कि रेहान के मॉम हैं। ये बात जानते ही जमुना और यशोधर झट से अपने दोनों हाथ जोड़ बोले, जी नमस्ते, वो आज से पहले हमने आप सबको देखे नहीं थे ना, तो बस इसीलिए नहीं समझ पा रहे थे। जी हम समझते हैं, जिन हालातों में और परिस्थिति में शादी हुई उनमें एक दूसरे को जान पाना पहचान पाना संभव कहाँ था, पर कोई बात नहीं, आज आप दोनों यहाँ आए, हमें इस बात की बहुत खुशी है, आप अंदर आ जाइए। जी हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर जमुना और यशोधर घर के अंदर चले जाते हैं और नयनतारा उन्हें बैठने को बोल राजेश को आवाज देते हुए बोलती है, सुनिए जी, जरा बाहर आ जाइए, देखिए ऋचा के मम्मा पापा आए हैं। उनकी बात सुन राजेश भी अपने कमरे से बाहर आ गए। फिर वो भी दोनों से मिले, लेकिन जमुना तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने ऋचा को ढूंढ रही थी, बस एक बार यूज देखना चाहती थी, इसीलिए अपने नजरें इधर उधर दौड़ाई जा रही थी। उन्हें ऐसा करते हुए नयनतारा ने देख लिया और मुस्कुराते हुए बोली, जी आप ऋचा को ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी घर पर नहीं है, दोनों बहनें रेहान के साथ बाहर घूमने गई हुई है। एकाएक जैसे ही जमुना ने दोनों बहनें का नाम सुना वो झट से बिना रुके बोल पड़ी, जी आपके कहने का मतलब क्या है, हम कुछ समझे नहीं। वो ऋचा की बहन। उद्धरण चिन्ह। हाँ बहन जी, ऋचा और जूली। उद्धरण चिन्ह। ओ सुनते ही यशोधर जी बोल पड़े, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जूली तो अपने दोस्त के घर पर है ना, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह। जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, जूली 2 दिन ये यहीं पर है, उस रात को जब खाने पर आई थी तभी वो जिद कर यहीं रुक गई थी। इसका मतलब कि उसने हम दोनों से झूठ बोला कि वो अपने दोस्त के घर पर रुकेगी कुछ दिन। उद्धरण चिन्ह। जमुना ये बात बहुत ही हैरानी से बोली और यशोधर कर तरफ मुड़ देखने लगी।
अभी उनके बीच में और कोई बात हो पाता उससे पहले ही जूली दरवाजे से एंट्री लेते हुए अपने साथ 2 और अजनबी को रेहान को कंधे पर उठाए घर के अंदर आई जा रही थी। जैसे ही नयनतारा की नज़र रेहान पर पड़ी वो एकदम घबरा कर दौड़ पड़ी और हाफते हाफते हुए बोली, बेटा रेहान, मेरा बच्चा, क्या हो गया तुझे? जूली, इसे क्या हो गया है? क्यों ये ऐसे बेहोश हुए पड़ा है? बोलो ना। उद्धरण चिन्ह। हाँ जूली, बोलो ना, रेहान को क्या हो गया है? और ऋचा कहाँ पर है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमारे सवालों का जवाब दो जूली। उद्धरण चिन्ह। जूली जब वहाँ पर अपनी मम्मा और पापा को देखी तो मन ही मन बोली, अरे यार, ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? अब क्या बोलूँ मैं इनसे? फिलहाल मुझे रेहान को होश में लाना होगा, इन्हें तो मैं कुछ भी बोल दूंगी। ये मन ही मन सोच झट से बोली, मम्मा मैं आपको सब बताती हूँ, पहले मुझे रेहान को होश में लाने दीजिए। भैया रेहान को सोफे पर लिटा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। जूली के कहने पर वो 2 अनजान आदमी रेहान को जाकर सोफे पर लिटा वहां से चले गए। जमुना दरवाजे के बाहर तक जा ऋचा को ढूंढी प्रयूज, ऋचा कहीं भी नजर नहीं आई, जिससे वो दौड़ते हुए घर के अंदर आ गई और जूली का हाथ पकड़ते हुए बोली, जूली, हम तुमसे कब से पूछे जा रहे हैं कि रिचस कहाँ है, ऋचा कहाँ है, पर तू मेरी बात को बार बार टाल रही है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हमें बता कि ऋचा कहाँ है। रेहान बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जमुना के गुस्सा कर कहने पर जूली अपनी नौटंकी शुरू कर झट से जोर जोर से रोते हुए जमुना के गले से लग गई और रोते रोते बोली, मम्मा वो दिदू। उद्धरण चिन्ह। जमुना जी जूली का हाथ पकड़ यूज अपने से दूर करते हुए घबराते हुए पूछी, क्या हुआ? ऋचा को बोलो जूली। उद्धरण चिन्ह। मम्मा वो दिदू हम सबको छोड़कर चली गई। आज जब हम सब बीच पर घूमने गए थे तभी पता नहीं दिदू को क्या सूझा, वो बीच समंदर में चली गई और झूठ तक उन्हें कोई बचा पाता, वो डूब चुकी थी। जैसे ही जूली ने इतना कहा जमुनुआ सहित वहां पर खड़े सभी लोग को एक जोर का झटका सा लग गया और सभी के पैर एकदम से लड़खड़ा गए। जमुना तो बेसुध हो जमीन पर गिर गई। मम्मा मम्मा संभालो खुद को प्लीज। उद्धरण चिन्ह। दूर हट जा जूली, तू मुझसे, तुझे अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती है? तो कैसे उसके बारे में इतना बड़ा झूठ बोल सकती है? मेरी ऋचा को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है ना ऋचा के पापा? हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह। नयनतारा जी उन्हें हिम्मत देते हुए कहती है, जमुना जी आप संभालिए खुद को, अगर आप ही इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो फिर आपके परिवार के लोगों को कौन संभालेगा? हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऋचा हम सबको छोड़ इस दुनिया जा चली गई है। विश्वास तो हमें भी नहीं हो पा रहा है आंटी, पर हमने अपनी आंखों से देखा है दिदू को उस बीच समंदर में डूबते हुए, और उतने भयानक पानी में डूबने के बाद कोई नहीं बच पाया है आज तक। उद्धरण चिन्ह। जूली सबको यकीन दिलवाने में लगी हुई थी कि ऋचा मर चुकी है, तभी रेहान अचानक से होश में जाग उठा और बरबारते हुए बोला, ऋचा ऋचा मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल रेहान सोफे पर से उठ दौड़ कर जाने लगा, तभी उसका सर हल्का सा चकराया और वो लड़खड़ा कर गिरने वाला था। तभी राजेश ही उस संभाल लिए और रोते हुए बोले, बेटा संभालो खुद को, हम जानते हैं कि ऋचा के जाने से तुम्हें बहुत दुख हुआ है, हम सबको बजी उतना बड़ा ही झटका गया है, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। तभी जूली आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ रेहान अंकल जी सच बोल रहे हैं, अब होनी को कौन टाल सकता है? भला दिदू जा चुकी है, अब तुम्हारे ऐसे करने से वो वापस थोड़ी ना लौट आएंगी। उद्धरण चिन्ह। जूली की बात रेहान के कानों में चुभ रही थी, इसीलिए वो एकाएक राजेश को खुद से धक्का दे जूली की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, खबरदार, जो आज तुमने ऋचा के बारे में बोला आगे कभी भी बोली तो। मैं ऋचा को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्दी ही वो मेरे पास वापस लौटकर आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। और एक बात, मैं उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, समझी तुम? मुझे तो तुम्हें देखकर जरा सा भी नहीं लगता है कि तुम्हें ऋचा की जरा सा भी फिक्र है। मैं ही बेवकूफ़ था, कितना यूज परेशान मैंने, काश कि मैं यूज बता पाता कि मैं उससे प्यार करने गया हूँ। पर मैं आज सबके सामने ये प्रण लेता हूँ कि मैं ऋचा के उस दिन तक लौटने का इंतजार करूंगा जब तक कि वो मेरे पास लौट कर न आ जाती, और तब तक मैंने किसी के भी मुंह से अगर सुना कि ऋचा अब वापस नहीं आएगी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे आप सभी। उद्धरण चिन्ह। रेहान ये बोल दौड़ते हुए घर से निकल गया और सब बस यूज देखते ही रह गए। जूली के पैरों तले तो मानो जमीन ही निकल गई हो। 2 साल बाद सुबह सुबह रेहान के कमरे में अपने हाथों में जूस का ग्लास लिए एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहने जूली अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए बैग की तरफ देखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग माय लव, कैसी रही रात? चलो चलो अब सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ और फिर ये जूस को फटाफट फिनिश भी तो करनी है, फिर मैं तुम्हें दवाई दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह।
जूली जैसे ही अपनी पूरी बात कंप्लीट करती है और बैग की तरफ जाती है, रेहान को थोड़ा करीब से देख गुस्से से बोलती है, अब तुम जिंदगी भर इसी तरह इस बेड पर लेटे रहोगे मेरे बेबी। तुमने कितनी आसानी से बोल दिया था उस दिन कि तुम ऋचा से प्यार करते हो। अब मैं तुमने पागलों की तरह प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैंने उस ऋचा तक की जान ले ली, लेकिन फिर भाई तुम मुझे नहीं मिले, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ये करना पड़ा। उसके लिए माफ कर दो बेबी मुझे। अच्छा ये सब बातें बहुत हो गई, अब तुम जल्दी से जग जाओ, फिर मैं तुम्हें इसी तरह रोज सुबह सुबह प्यार से जगाऊंगी। जूली ये सब बेड पर लेटे रेहान जो अब एक जिंदा लाश मात्र बच गया था, उसके पूरे शरीर में ना तो कोई हलचल थी और ना ही जीने की उम्मीद। आज से 2 साल पहले जब रेहान ऋचा के लिए अपने प्यार को सबके सामने स्वीकारा तो इस बात से जूली बहुत चिढ़ गई और वो रेहान को पाने के लिए यूं छुपके से सीढ़ी पर से नीचे गिरा दी थी ताकि वो कोमा में चले जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, उतने ऊपर सीढ़ियों पर से नीचे गिरने की वजह से डॉक्टर ने यूज बचा तो लिया, पर वो कोमा में चला गया और अब कोई नहीं जानता है कि वो कोमा से बाहर कब आएगा। उसके कोमा में जाने का फायदा जूली ने बखूबी उठाया और बन गई पूरे घर की चहेती। वैसे रेहान से उसकी शादी तो नहीं हुई है, पर वो खुद को उसकी पत्नी ही मानने लगी है और इसी हिसाब से वो अपना पूरा साज सजावट कर घर में अच्छी बन घूमती रहती है। नयनतारा अपने कमरे में बैठे हुए घर की पूरी लाइट को ऑफ कर हाथ में ऋचा की एक तस्वीर लिए उससे बातें करे जा रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां और राजेश आते हुए उसके पास जमीन और बैठ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दुखी भाव से बोला, कब तक आप इसी तरह ऋचा के लिए आंसू बहती रहेंगी श्रीमती जी। हम जानते हैं कि आप आज तक ऋचा को नहीं भूल पाए हैं और आपको अभी भी यही लगता है कि वो मरी नहीं जिंदा है, लेकिन सच्चाई को ना मानने से वो बदल तो नहीं जाएगी ना। नयनतारा अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, हम बेवजह नहीं बोल रहे हैं जी, बल्कि हमारा दिल हमसे अभी भी यही कहता है कि हमारी ऋचा मरी नहीं है, वो जिंदा है और हम ऋचा के लिए रोज नहीं रहे हैं। दुखी तो हम इसीलिए है कि हमारे बेटे की जिंदगी से जैसे ही वो निकली उसका क्या हाल हो गया। रेहान ने उसके गले में मंगलसूत्र उसके रक्षा के लिए डाली थी, पर आज हमारे बेटे को जरूरत है उसकी। काश की ऋचा हमारे बेटे के लिए करवा चौथ का उपवास कर पाती। हमें पूरा विश्वास है कि अगर ऋचा पूरे सच्चे मन से रेहान के नाम का मंगलसूत्र पहनेगी और उसके लिए उपवास करेगी तो बहुत जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नयनतारा एकदम उत्साह के साथ ये सब बात बोले जा रही थी। यूं इस हालत में देख राजेश बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतने बड़े हादसा होने के कारण उनके दिमाग की स्थिति पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है, इसलिए वो उसकी बातों को सुन सिर्फ चुप रहे। लेकिन उसी कमरे से गुजर रही जूली उनकी बात सुन ली और गुस्से से कमरे के अंदर आते हुए बोली, क्यों मॉम, आज पूरे 2 साल गुजर चुके हैं दिदू के गए हुए, लेकिन आज तक आप ये मानकर बैठी हुई है कि वो जिंदा है। आपके मान लेने से वो जिंदा तो नहीं ना हो जाएगी। और रही बात करवा चौथ के फास्टिंग की, तो भले ही मेरे गले में रेहान ने अभी तक मंगलसूत्र ना पहनाया हो, पर मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी यूज अपना पति मान चुकी हूँ और इसीलिए मैं उसके लिए रखूंगी ये व्रत। नयनतारा जूली के बातों को सुन मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जूली, तुम बस जिद करना जानती हो। तुम्हें प्यार का असली मतलब तो पता ही नहीं है, तो फिर तुम मेरे बेटे से प्यार क्या ही करोगी। और तुम भूल गई शायद, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, जिस दिन तुमने ऋचा के मरने की खबर दी थी याद है ना, रेहान ने क्या बोला था कि वो ऋचा से प्यार करता है और मुझे पूरा यकीन है उसके प्यार पर, उसके प्यार की वजह से ऋचा वापस लौटकर जरूर आएगी। उद्धरण चिन्ह। नयनतारा ये सब बोल फिर से ऋचा की तस्वीरों के साथ वहीं जमीन पर बैठ गई। उनके कहे बातों से जूली का तो खून खो रहा था, पर वो अपनी अच्छाई का नकाब सबके सामने उतार नहीं सकती थी, इसी वजह से चुप बस उन्हें घूरकर देखती रही। तभी राजेश जूली के तरफ मुड़ते हुए बोले, जूली बेटा, आप इनकी बातों का बुरा ना मानिएगा, ये उस सदमा से अभी तक नहीं उबर पाई है। अगर आप ये व्रत करना चाहती है तो कर सकती है। जी पापा, मैं रेहान के लिए ये व्रत जरूर करूंगी और मैं जानती हूँ कि मॉम ये सब सिर्फ सदमे की वजह से बोलती है, पर इन्हें इस सदमे से जल्दी ही निकालना पड़ेगा वरना इनके मानसिक दिमाग पर काफी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जूली इतना बोल कमरे से सीधे बाहर निकल गई और दरवाजे के बाहर से चुपके खड़े को नयनतारा को देखती हुई खुद में धीरे से बोली, आप कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो आंटी, पर रेहान को मुझसे दूर नहीं कर सकती हो। यूस पाने के लिए तो मैंने दी तक को नहीं छोड़ा, तो फिर आप क्या हो मेरे लिए। इसीलिए ज्यादा भलाई इसी में आपकी कि चुपचाप जल्दी से ये बात स्वीकार कर लो कि मैं ही अब आपकी बहू हूँ, उसी में आपके और आपके इस घर की भाली है, वरना रेहान को तो मैं कभी बेड पर से उठने ही नहीं दूंगी। हम बड़ी आए हैं, ऋचा को वापस लाने वाली, एक बार दुनिया से जाने के बाद कोई नहीं लौट कर नहीं आता है। चल जूली, अब अपने पति के लिए करवा चौथ की भी और तैयारी करनी है। इधर मुंबई के धारावी बस्ती में माली के घर में एक बड़ी ही प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम मुनिया था।
माली का घर। एक आदमी उसके घर की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहा था और उस माली का नाम बार बार बोले जा रहा था। बटुक, अरे ओ बटुक, कहाँ हो भाई? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। वो आदमी ये सब बोल बटुक के घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी सामने दरवाजे को छेक एक जवान लड़की मुनिया खड़ी हो जाती है और थोड़ा इठलाते हुए बोलती है, अरे वो साहब जरा रुको, ऐसे कहाँ घुसे जा रहे हो? ये कोई मंदिर या धर्मशाला नहीं है जो यूं मुंह उठाए बेधड़क पधारे जा रहे हो। ये मुनिया का घर है और यहाँ पर उसके पापा रहते हैं, तुम्हारे नौकर माली नहीं। क्या काम है उनसे बता दो, वो जब घर आएंगे तो मुनिया उनसे बता देगी। उद्धरण चिन्ह। मुनिया ये बोल उस आदमी को एकदम बेबाक अंदाज में देखने लगी। वो आदमी मुनिया को पूरे नीचे से ऊपर एक नज़र निहारते हुए देखा। आखिर देखना भी बनता था। मुनिया के कपड़े और उसकी बोली एकदम अजीब तरह की थी। घंघरा चोली और चुंदरी के साथ हाथों में भर के चुड़िया, माथे पर एक प्यारी से बिंदी और बालों का चोटी बना हुआ, पैरों में ये मोटे मोटे पायल। जब वो चलती थी तो वो पायल पूरे घर में झन झन बजते रहते थे। अरे हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में घुसना। वो तो बटुक आज हमारे घर पर काम करने नहीं आया था तो मालिक ने हमें भेजा है यूज देखने के लिए। तभी मुनिया बोल पड़ी, वो अभी कुछ दिन और नहीं जा सकेगा क्योंकि बापू की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और अभी वो दवाखाना ही गया है दवा लाने। लेकिन मैं बापू को बता देगी कि तुम आया था, नाम बता दे अपना। उद्धरण चिन्ह। उसे बस इतना बोल देना कि सेठानी के घर से आया था, वैसे समझ जाएगा। अच्छा अब ठीक है, मैं बता देगी, तू अभी जा। उद्धरण चिन्ह। मुनिया ये बोल एकदम उस आदमी के मुंह और दरवाजा कर देती है, जिससे वो आदमी बहुत चिढ़ जाता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, बड़ी अजीब है बटुक की बेटी, इसमें लड़की की तो कोई झलक ही नहीं दिखाई देती है। कैसे बात किया जाता है दूसरों से ये तक यूज नहीं आता है। हम कैसे संस्कार दिया है इसे, बटुक ने बेहद बदतमीज लड़की है ये। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो वहां से गाड़ी में बैठ वापस निकल जाता है। उसके जाने के बाद बटुक हाथों में सब्जी का थैला लिया घर पहुंचता है और आते ही वो मुनिया की तरफ देखते हुए पूछता है, मुनिया बेटा, आज कोई हमें ढूंढने यहाँ आया बहुत था क्या? उद्धरण चिन्ह। क्यों रे बापू, तू कहीं का मिनिस्टर है जो तुम्हें लोग ढूंढते हुए आएंगे? तू बस मुनिया का बापू है और तेरी बेटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे लोग तुम्हें ढूंढे। उद्धरण चिन्ह। क्या बेटा तुम कभी भी किसी भी सवालों का सीधे तरीके से जवाब क्यों नहीं देती हो? मेरा कहने का मतलब था आज मैं काम पर नहीं गया ना, इसीलिए वहां से कोई आया था क्या? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो किसी सेठानी के घर से एक आदमी आया था। मैंने यूज कह दिया है कि तू अभी कुछ दिन और काम पर नहीं जाने वाला है। ये तुमने क्या किया बेटा? तुम जानती हो अगर मेरी वो काम छूट गई तो मुझे इस उम्र में कोई काम भी नहीं मिलने वाला है। मुझे भी जाना होगा, नहीं तो वो सेठानी बहुत गुस्सैल है, मुझे नौकरी से निकाल देंगी। उद्धरण चिन्ह। बटुक ये बोल अपनी लड़खड़ाती हुई टांगों पर बाहर की तरफ बढ़ने गए, तभी मुनिया उनका हाथ पकड़ बोल पड़ी, मैंने एक बार बोल दिया ना कि तू अभी काम और नहीं जाएगा। तू ठीक से अपने पैरों पर खड़ा तो हो नहीं पा रहा है, इस हालत में काम करेगा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम पर जाने की, और अगर इतनी ही गुस्से है तेरी सेठानी तो मैं बात कर लेती हूँ उससे। उद्धरण चिन्ह। मुनिया ये बोल झट से फोन उठा बटुक की डायरी से उसके घर का नंबर डायल कर कान ओर लेती है, जिसे देख बटुक एक मिनट के लिए बहुत घबरा जाता है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक।